बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। वेलकम टू सुबह की सोच में हूं हसन लियाकत। जितने भी लोग इस वक्त हमें नाश्ते के टेबल पे देख रहे हैं या फिर अपने बेड पे अंगड़ाइयाँ लेते हुए सुबह की सोच को देख रहे हैं, अपने दफातर में, अपने स्कूल्स के दफातर में या फिर जिम्स में देख रहे हैं, उन सबको सुबह की सोच में मैं कहता हूँ खुश आमदीद। और सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज की तरफ बढ़ेंगे। निम्रा, आपने कभी देखा है कि आपसे किसी पुलिस एहलकार ने लिफ्ट मांगी हो? नहीं, नेवर। लेकिन अक्सर गुजरते हुए मैंने नोटिस किया कि आप देखा कि वो गाड़ियां रोक रहे होते हैं। ट्रैफिक पुलिस के भी जो अफसरान अगर कोई हो तो वो भी एग्जैक्टली सो आज की स्टोरी हमारे यहाँ तो आईटीपी है, तो आईटीपी के अफसरान को बहरहाल देखा है। लेकिन आज जो हमारे पास खबर है वो पुलिस एहलकारों के लिए, जो भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं, वो कोई अच्छी खबर नहीं है। पंजाब हाईवे की जो डिपार्टमेंट है PHA, उसने पुलिस के एहलकारों को और अफसरान को लिफ्ट लेने पर पाबंदी उन्होंने आयद कर दी है। DIG PHA की जानिब से हुक्मनामे के मुताबिक सरकारी अफसरान जो कि पुलिस से रिलेटेड हैं, वो शाहराहों पर गाड़ियां रोककर लिफ्ट लेते नजर आते हैं। रिंग रोड की उन्होंने बात की, फिर GT रोड की, और मोटरवे पर गाड़ियों को रोककर लिफ्ट लेने वालों पर अब पाबंदी है। और अगर वो इस पाबंदी के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा और आइंदा गाड़ियां रोककर लिफ्ट लेने वालों के खिलाफ कड़ी महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया। अच्छी बात है ये। वैसे उसूली तौर पे उनको फिर कोई रिलीफ भी देना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग तो मैंने नोट किया है कि जो किसी निचले दर्जे के अफसरान होते हैं, चाहे वो कोई किसी किस्म की भी पुलिस हो, कोई भी इदारा हो, तो उनके इतने वसाइल नहीं होते कि वो एक मोटरसाइकिल तक भी अफोर्ड कर सकें। तो वो बेचारे अलाउंस की बात कर रही हैं आप। आई एम टॉकिंग अबाउट कि इनको आप साथ साथ रिलीफ भी दे दे, ताकि अगर ये आपने महकमाना कार्रवाई करनी है उनके खिलाफ, अगर वो किसी से लिफ्ट लेते। अच्छा, वैसे कुछ लोग वाकई तौर पे बहुत ही शौक के तौर पे या किसी और ही चक्कर में होते हैं ना, और वो लिफ्ट मांग भी लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी गाड़ी को रोकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी गाड़ी रोकते हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। उसके अलावा सिंध हुकूमत की भी कुछ बात कर लेते हैं ना। एक तरफ गाड़ियां रोकी जा रही है, दूसरी तरफ गाड़ियां दी जा रही है। वो स्टोरी शेयर करते हैं जी। अगली स्टोरी हमारे पास ये कि सिंध हुकूमत ने 138 असिस्टेंट कमिश्नर्स, 138 असिस्टेंट कमिश्नर्स ऐसे हैं जिनके लिए 2 अरब रुपए की मालियत से नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है। और असिस्टेंट कमिश्नर्स ये गाड़ियां रोजमर्रा दफ्तरी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये गाड़ियां वो इन्हीं कामों के लिए यूज करेंगे, लाइक ऑफिशियल। उससे कबल पंजाब हुकूमत के इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि इजाफी कमिश्नर्स और रेवेन्यू अफसरान जो है उनको नई गाड़ियां फराहम की जाएंगी। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से हमारे सामने आया था, तो उसको चैलेंज किया गया। अब दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि अवामी पैसा अवामी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और मैं शहरी के साथ हूँ इस मामले में। ख़ास तौर पर मौजूदा मुआशी सूरत हाल में ये कहना है जो दरख्वास्त गुजार है उनका ये मौक़िफ़ था। मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि अवामी पैसा अवामी फलाह बहबूद के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। शहरी के साथ, पंजाब के बाद सिंध गवर्नमेंट, हम सब एक साथ, हम सब एक पेज पे। भाई एक पेज पे होना वैसे बहुत बड़ी बात है। मुझे एक बात याद आ गई, मुराद अली शाह साहब ने जब बिजली सस्ती हुई थी पंजाब में, तो उन्होंने कहा था ये किस तरह के प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं, हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम 14 रुपए बिजली को कम करें। लेकिन एक तरफ जब पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए की गाड़ियां अपने अफसरान को देने का फैसला किया, तो आपने भी उसका फैसला कर लिया, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके बाद एक अच्छी खबर है जो कि मैं आपको बताता चलूं। PIA के हवाले से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 7वीं CSR लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में काबिल कदर CSR अवार्ड से नवाजा गया है। डेट इज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। इस अवार्ड के जरिए PIA की समाजी खिदमात में नुमाया किरदार को तस्लीम किया गया, और इस तकरीब में मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज थी, बैंक के नुमाइंदे थे, समाजी शोबों के नुमाइंदे शरीक थे, जहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अहमियत को उजागर किया गया। और CSR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का या किसी भी कंपनी का, जो कि अपने डिफरेंट जो आसपास में लोग काम कर रहे होते हैं, उनके लिए CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनका काम होता है, और PIA इस काम में अवार्ड लेने में कामयाब हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो एक अच्छी बात हो गई PIA के लिए। अब आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात की जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता उस्मान फैजान की बाजियाबी का केस है ये, जिसके बारे में मैं आपको कुछ अपडेट करने लगी हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता जो हैं उस्मान फैजान, उनकी बाजियाबी के केस में IG इस्लामाबाद को हसास इदारे से राबता करने का जो है वो हुक्म दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि शहरियों को उठाने का सिलसिला जारी है, जिसमें कोई शक नहीं है, और ये जस्टिस बाबर सत्तार कह रहे हैं, और पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही।
अदालत ने IG को आइंदा समात पर हतमी रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत की है और समात 10 सितंबर तक मुलतवी की है। और ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं है, तमाम तर अदालतें अगर जो हैं वहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, मुलतवी बहुत सारे केसेस हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं, ज़ेर समात भी हैं, बल्कि वो यही हैं कि मिसिंग पर्सनैलिटीज़ या मिसिंग पर्सन से मुतालिक हैं। तो इन पे तो ख़ास तौर पे कोई ना कोई हमारी हुकूमत को एक्शन करना चाहिए। बलूचिस्तान का अगर हम मामला देखें वो हमारे सामने आता है, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, इतने मैसिव लेवल पे हमें एहतजाज होते नज़र आते हैं थ्रू आउट द कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है। और मिसिंग पर्सन केस में जैसे बाब सत्तार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो आपके सामने आए होंगे। इसके बाद भी एक बहुत ही अच्छी खबर, मेरे दिल को बा लेने वाली खबर, ये खबर पढ़ के और ये खबर जब आप सुनेंगे और हम आपको ये बताएंगे तो यकीनी तौर पे आप भी खुश हो जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में हाई सिक्योरिटी जोन्स और रेलवे स्टेशन पर जनरल आसिम मुनीर के पोस्टर्स आवेजा किए गए हैं जो भारत के लिए तशवीश का बायस बने। हुर्रियत रहनुमा जायद अशरफ के मुताबिक ये पोस्टर्स यूथ फॉर्म ने 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर आवेजा किए, जिससे उस मौके की मुनासबत से आवेजा किए गए और जिससे भारत नहीं, सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारतीय जो फोर्सेस हैं, भारतीय फौजी हैं जो कि डिप्लॉयड हैं मकबूजा कश्मीर में, उनमें एक बेचैनी फैल गई है। और इस वक्त जो मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जानिब से, यकीनी तौर पे ये मुझे देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुशी। तो यूथ फोरम ने एक अच्छा काम कर दिया, भारत को तशवीश में डाल दिया और तस्वीरें आवेजा की उन्होंने हमारे जनरल साहब की और आसिम मुनीर साहब की। तो भारत में तो जाहिर है तशवीश उठनी ही थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और चीन के किंडरगार्टन बच्चों को इब्तदाई उम्र में ही ऐसे मुफीद हुनर सिखाए जा रहे हैं। हम लोग अगर बात करें हमारे तो नर्सरी प्रेप या इवन 1 ग्रेड तक भी इस तरह की शायद चीज़ें ना देखने को मिले, तो उनके तो किंडरगार्टन में KG में यानी कि उनको इस तरह के हुनर सिखाए जाते हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी में उनके काम आएंगे। ये बच्चे यहाँ पे सिलाई सीख रहे हैं, ये यहाँ पे खाना पकाना सीख रहे हैं, लकड़ी के साथ तख्लीकी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे आप ये क्लिप्स में देख भी सकते हैं कि क्रिएटिविटी सिखाई जा रही है उनको बेसिकली, और इस तरह की उनको वहाँ पे स्किल्स डेवलप करवाई जाती हैं, इस तरह की तरबियत दी जाती है बच्चों को कि वो उनके माइंड्स क्रिएटिव नहीं होते बल्कि वो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। देन दे ऑल्सो बिकम इंडिपेंडेंट विद देयर वर्क, विद देयर लाइव्स, और दे कैन डू वट एवर दे वांट टू डू। कल को अगर उनकी अम्मा घर पे नहीं है तो दे वुड बी एबल टू कुक, उनको कहीं बाहर जाना है तो दे वुड बी एबल टू ड्राइव देयर कार्स। आई मीन माइनर्स को ड्राइव करने की वो नहीं कर रही कि वो करना चाहिए, बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि वो कुछ भी करना चाहें तो वो सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इससे पहले भी आपने निम्रा देखा होगा, हमने जापान के हवाले से खबर दी थी, जापान में किस तरह से बच्चों की ट्रेनिंग होती है। अब चीन के हवाले से आपको ये खबर निम्रा ने जिस तरह दी कि उनकी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं उनको किस तरह से सामने लाया जाता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि बच्चा जब छोटा सा होता है तो उसका बैग उससे बड़ा होता है और उसको स्कूल भेज दिया जाता है, वहाँ पे बस हल्का फुल्का सा प्ले ग्राउंड होता है एक आध ही रूम में, और उसके बाद उसका वो नर्सरी का सफ़र स्टार्ट हो जाता है, फिर प्रेप का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। करते करते बच्चा 16वीं तक भी पहुँच जाता है ना, तो उसके अंदर ये तमाम तर सलाहियतें तब से आती हैं जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। हाँ, और वो 30 साल होते हैं कम से कम। एग्जैक्टली। और देखिए ना, जॉब्स भी नहीं मिलती ना हमारे यहाँ तो। हाँ। 30 साल कम से कम लग ही जाते हैं कि इंसान को कोई मामूली सी जॉब पकड़ते हुए, तो वो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ आप कह सकते हैं तब शुरू होती है। और आप ये भी देखिए निम्रा के ये जो तख्लीकी जिंदगी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आप किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में आती हैं, लेट्स सपोज आपको कल मैं पेम्स में छोड़ देता हूँ, आप 6 महीने बाद डॉक्टर होंगी, आप 6 महीने बाद सर्जरी भी कर सकती हैं, कोई भी शख्स कर सकता है जब उस माहौल में रहता है। तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि अहमियत का हामिल होता है। आप जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चे को रखेंगे, स्टडीज के साथ प्रैक्टिकल का हमारे यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट गलत है, वो भी लाजमी है अलोंग विद थ्योरेटिकल वर्क दैट वी ऑलरेडी आर डूइंग बाय द वे। बिल्कुल ऐसी है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर बहुत ही अच्छी खबर है और हमने देखा है कि कुरान पाक से मोहब्बत करने वालों ने हमेशा से कुछ नए नवेले अंदाज में इससे मोहब्बत की, और इस वक्त जो खबर मेरे पास है वो तुर्क नजाद आज़रबाईजानी फनकारा जिनका नाम तो नजाले है, उन्होंने अपने फन के मुनफरिद अंदाज से आलमी सतह पर शोहरत हासिल कर ली। और क्या ही खूब उन्होंने कुरान पाक लिखा। हाल ही में उन्होंने रेशम के कपड़े पर हाथ से कुंदा हुआ कुरान पाक मुकम्मल किया है, जो कि अपनी नौइयत का एक नादिर और बेमिसाल शाहकार है। इस फनपारे को तख्लीक करने में 3 साल का तवील अरसा लगा और सैकड़ों घंटे लगे। हर सफ़े को इंतहाई बारीकी से तैयार किया गया, जिसमें खत्ताती के साथ एग्जैक्टली रेशम की नरमी और चमक का एक खूबसूरत
इम्तिजाज नजर आता है। और क्या ही बात, अल्लाह ताला इनकी ये जो एफर्ट है इसको कबूल करे। 3 साल उनके कुरान पाक लिखने में लगे हैं, रेशम के कपड़े पर। जिस तरह आप नहीं किसी डिजाइनिंग करती हैं सुई धागे के साथ, ये उस तरह की डिजाइनिंग उन्होंने की है, उसी तरह करके लिखा और कोई मतलब वर्ड्स उसके बड़े नहीं है, प्यारा भी लिखा है। आप देखिए उसको, वर्ड्स उसके बड़े नहीं है, वो कितना खूबसूरत है। कलर कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि ब्लैक, उसके ऊपर उन्होंने व्हाइट रखा है, वो ब्लैक एंड व्हाइट, वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत कम इस तरह के कोई कुरान पाक में खास तौर पे ये वाला रंग आपको नजर आता है, तो वो ऑलरेडी बहुत यूनिक हो गया कलर की वजह से भी। फिर जो उसमें उन्होंने जिस तरह से खताती की, रेशम की वजह से उसकी जो नरमी है, फिर उसकी चमक, उससे मजीद खूबसूरत इम्तिजाज हमें उसमें नजर आता है। लेकिन कमिटमेंट की दाद देनी होगी। 3 साल के लिए मतलब उन्होंने वक्फ कर दिए। 3 साल शायद कोई और काम नहीं किया होगा उन्होंने, सिर्फ एक ही काम किया, वो कुरान पाक को लिखती रही। और क्या खूबसूरत कुरान पाक लिखा, और ये अपनी मिसाल आप है, क्योंकि कुरान पाक के जो नुस्खे हैं हमने इससे पहले देखा है, कभी उनको सोने से लिखा गया, कभी उनको चांदी से लिखा गया, और अब रेशम के कपड़े के ऊपर मोहब्बत का इजहार कहीं ना कहीं से जरूर हमारे यहाँ सामने आता रहता है। अच्छा, अगली स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं। गेस करें कि हमारे पास अगली स्टोरी क्या है। हमारे पास अगली स्टोरी ये है कि केन्या में मुकीम युगांडा की एक ओलंपियन खिलाड़ी हैं, उनको उनके बॉयफ्रेंड ने हमला करके आग लगा दी, जिससे उनका जो जिस्म है वो 75% तक जल चुका। नदीमा इनका ये नाम है। उन्होंने तेल डाल दिया, जो उनके बॉयफ्रेंड हैं उन्होंने उन पर तेल छिड़क कर आग लगाई, और उसके नतीजे में जो एथलीट हैं, जो खिलाड़ी हैं, रेथिका इनका नाम है, और ये काफ़ी हद तक इनका जिस्म जल चुका है। और मतलब दोनों जो हैं वो टीचिंग एंड इसके अलावा वो रेफरल हॉस्पिटल में खुसूसी इलाज उनको इस वक्त दिया जा रहा है। और जो उनकी रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक ये जो खिलाड़ी हैं और उनके जो बॉयफ्रेंड हैं, इनके दरमियान ज़मीनी कोई तनाज़ा हुआ था, और उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नदीमा और ये जो बॉयफ्रेंड है इनके, और रेथिका, ये खिलाड़ी हैं। और बहुत अफसोसनाक वाक़या, इस तरह के वाक़या हमें वैसे तो नॉर्मल सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इस तरह के ओलंपियंस हों जो कि ओलंपिक्स में शिरकत करें, इस तरह का उनका कट हो कि पूरी दुनिया में उनकी टॉप स्टोरी बने, वो अगर इस तरह का काम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि वो एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं, एग्जाम्पल कैसी सेट हो रही है इस वक्त हमारे सामने। बिल्कुल। अच्छा जी, चले, ये हो गई कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, एंड आई होप सो कि ये इंटरेस्टिंग भी हुई होंगी। इनमें काफ़ी स्टोरीज अच्छी भी थी हमारे हक में। पाकिस्तान के खास तौर पर सिर्फ बात करूं तो यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे इकोनॉमी के हवाले से भी, फिर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी, इसलिए आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम मुल्क की मईशत की बात करेंगे, जहां पे वजारत खजाना और IMF मिशन के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF मिशन से मुज़ाकरात में एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए कोई डेडलाइन ना मिल सकी। FBR हुकाम ने भी वर्चुअल मुज़ाकरात में महसूलात के शॉर्टफॉल पर बातचीत की। बिल्कुल जी, और हुकूमत की जो तजावीज़ है उनके बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को जो है वो फारिग कर रही है, और महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम होते हैं, ये कहना है कैसर बंगाली साहब का। और इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए शायद अजमल साहब हमारे साथ मौजूद है। शायद सबसे पहले बताइए, ग्रेड 1 से 16-17 की क्या बात है? 17 से 22वें ग्रेड्स के जो अफसरान हैं उनको बचाया जा रहा है, तो ये तमाम तर मामलात क्या हैं असल में? देखिए, ये हुकूमत ने जो राइट साइजिंग के हवाले से इदारों की एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के अंदर जो है ये तमाम तजावीज़ जो है उस कमेटी ने, ये हाई पावर कमेटी थी जिसमें डॉक्टर कैसर बंगाली भी शामिल थे, और इसमें ये तय करना था कि कौन से इदारे बंद करने हैं। इब्तदाई तौर पर 28 इदारों का नाम जो है वो फहरिस्त में शामिल किया गया था, और उन्हें बंद करना था, और उनके मुलाजमीन को जो है वो फारिग करना था या दूसरे इदारों में एडजस्ट करना था। और इस तरह पाकिस्तान को जो है कौमी खजाने को, जो उन इदारों को जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको बंद करके खजाने में जो है, खजाने के जो नुकसानात होते हैं उनको बचाना था। अब डॉक्टर कैसर बंगाली ने उस कमेटी से रिजाइन कर दिया है, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अब जो इस्तीफा दिया है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मैंने इनको तजावीज़ दी हैं
कि आप ग्रेड 17 से लेकर जो 22 तक के मुलाजमीन हैं उनको फारिग करें, लेकिन हुकूमत जो है वो उनको नहीं छेड़ रही और बल्कि जो नीचे प्रोटेक्ट कर रही है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है और निचले तबके के जो मुलाजमीन है 1 से 17 तक के उनको फारिग किया जा रहा है। और उनका ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि देखें जी, ग्रेड 22 के जो एक अफसर है, अगर उसको फारिग कर दिया जाए तो उसकी तनख्वाह में कम से कम जो है 10 जो मुलाजमीन दूसरे हैं उनके घर चल सकते हैं और उनका घर जो है रोजगार चलता रहेगा, वो बेरोजगार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक ग्रेड 22 के अफसर को बचाएंगे तो तकरीबन 10 मुलाजमीन को आपको फारिग करना पड़ेगा और 10 घर जो हैं वो इससे मुतासिर होंगे। तो डॉक्टर कैसर बंगाली ने इसके ऊपर एतराज किया और एतराज करते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया है और अभी हुकूमत ने उनका जवाब भी दिया है कि नहीं जी, हम ग्रेड 1 से 17 को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। उसके जवाब में हुकूमत ने भी एक सर्कुलर जारी किया है, लेकिन अभी तक ये कंडीशन है कि डॉक्टर कैसर बंगाली इस कमेटी से अलग हो चुके हैं। अच्छा, शायद मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आईएमएफ के मुज़ाकरात की बात की जा रही थी, पहले हम देखते थे कि स्टाफ लेवल मुआहिदा ही बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब वो मुआहिदा हो चुका है तो क्यों एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अभी तक अप्रूवल नहीं मिल रहा? देखें, ये 30 अगस्त को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आईएमएफ का इजलास होना था, उसमें पाकिस्तान का केस पुट होना था। जब स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था तो उस वक्त ये बात थी। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान ने जो उसको कमिटमेंट्स दी थी हमने आईएमएफ को, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे, जिसमें सबसे बड़ी कमिटमेंट जो है वो कर्ज रोल ओवर कराने की है। जो हमारे 3 दोस्त मुल्क हैं, जिसमें चीन है, सऊदी अरब है और यूएई है, उनसे हमने अपने कर्ज रोल ओवर कराने हैं और आईएमएफ का ये कहना है कि जब तक आप ये कर्ज रोल ओवर नहीं कराएंगे उस वक्त तक आपका जो केस है वो उसमें नहीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश नहीं किया जाएगा। और कर्ज रोल ओवर कराने के हवाले से तीनों ये जो हमारे दोस्त मुल्क हैं वो इस हवाले से झिझक का शिकार हैं कि पहले भी हमने पाकिस्तान ने उनसे 2 दफा ये कर्ज रोल ओवर कराया है। अब मजीद पाकिस्तान उनको जो है वो 1 से 2 साल के लिए ये कर्ज जो है इसको रोल ओवर करने के लिए कह रहा है। अभी सऊदीया के साथ पाकिस्तान की जो बातचीत चल रही है और उसमें सऊदीया जो है वो रेकोडेक के अंदर जो है एक सरमायाकारी करने जा रहा है। ये तकरीबन शुनीर जी है, कल वजीर पेट्रोलियम है, उन्होंने भी कल मीडिया को बताया कि वो बहुत करीब आ चुका है मुआहिदा और जैसे ही वो मुआहिदा होगा जिसमें तकरीबन 85 अरब डॉलर का जो है सरमायाकारी उसमें होगी, तो साथ ही जो है वो चीन भी कर्ज रोल ओवर करेगा और यूएई की तरफ से ये खबर आएगी। उसके बाद ये अभी जो 7-8 सितंबर तक का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो जारी हुआ है शेड्यूल, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। उसमें दूसरी बड़ी बात जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स दी थी, जिसमें ये इदारों की राइट साइजिंग करना थी और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो है वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाना था, जिसमें ताजरों पर टैक्स लगना था, तो हुकूमत को उस तरह से भी शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि यूटिलिटी स्टोर्स, जब हम इदारे बंद करने की बात की गई, यूटिलिटी स्टोर्स के जो वो सड़कों पर आ गए। पीडब्ल्यूडी के कल जो है शदीद एहतजाज चलता रहा और दूसरे इदारों ने भी एहतजाज की धमकियां दी हैं, तो हुकूमत को शदीद वहां से मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो है जो ताजरों की तरफ से आपने देखा कि जिस तरह हड़ताल की गई है, तो ये भी हुकूमत के लिए एक बड़ी हैरानकुन बात थी और अभी तक ताजरों के साथ इवन आईपीपीस के खिलाफ जो है वो किसान भी जो है वो हमें एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। अगर ताजरान की बात की जाए तो उनके भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो, वो फिर से ऐलान कर चुके हैं हड़ताल का, तो ये वापस होने जा रहा है सब। देखिए, अभी एफबीआर के साथ इस वक्त जो है वो ताजरों के कल भी मुज़ाकरात हुए, परसों भी हुए, 2 दिन से जारी हैं। रोजाना की बुनियाद पर जो ताजरों ने अपनी शराइत रखी हैं और एफबीआर की तरफ से उसके ऊपर मामलात अब फिलहाल तो आगे बढ़ते दिखाई नहीं देते और ताजरों ने 3 दिन की अब हड़ताल की जो है ना वो ऐलान कर रखा है कि हम 3 रोज के लिए जो है शटर डाउन करेंगे। और उसके बाद ताजरों की तरफ से यह भी कहा गया कि हमारे मुतालबात फिर भी ना माने गए तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो कारोबार को बंद करेंगे। तो हुकूमत के लिए ये बड़ा थ्रेट है, क्योंकि एक दिन अगर बंद रहता है तो अरबों रुपए का नुकसान जो है वो हुकूमत को रेवेन्यू की मद में भी होता है। बिल्कुल, बहुत नुकसान होता है हुकूमत को। आप क्या समझते हैं कि आईएमएफ की तरफ से डू मोर के जो मुतालिबात है ना पाकिस्तान से, वो क्या क्या हैं? अभी तक पाकिस्तान ने कितना काम कर लिया है और कौन से ऐसे मुतालिबात हैं जो मजीद कड़े साबित होने जा रहे हैं हमारी आवाम के लिए खास तौर पर? देखें, ये जो 37 माह का प्रोग्राम हमने आईएमएफ के साथ साइन किया है और जिसको आगे लेकर चलना है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड से जिसकी मंजूरी होनी है, उसके लिए पहली शर्त तो ये रोल ओवर कराने के हवाले थी, कर्ज से थी, जिसमें अभी तक हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली है। उसके अलावा हमने अवाम के लिए जो सख्ती आएगी वो सरकारी मुलाजमीन के लिए होगी। जब 28 के करीब इदारे जो हैं
जिनकी राइट साइजिंग होगी, जिसमें से लोगों को फारिग किया जाएगा, बहुत से लोग बेरोजगार होंगे। तीसरी इसमें जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से अभी 14 रुपए यूनिट की जो रियायत दी गई है 2 माह के लिए, उस पर IMF ने एतराज उठा दिया है और सूबों पर कड़ी शराइत लगा दी हैं कि वो वजारत खजाना की मुशावरत के बगैर कोई इकदाम नहीं उठा सकेंगी और शायद अक्टूबर में ये रिलीफ पंजाब हुकूमत के लिए देना मुमकिन ना हो। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने 700 अरब रुपए का एक सोलर का ऐलान किया था कि आवाम को मुफ्त सोलर देने थे, उसके ऊपर भी IMF ने एतराज कर दिया है। तो IMF ने वो ये 3-4 एतराजात है, लेकिन शायद मुझे ये बताइएगा कि IMF ने भी आंख में पट्टी डाली है, क्योंकि ये कर्ज रोल ओवर तो कहीं भी सोल्यूशन नहीं है। कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, जो कि पिछले 5-6 साल से ना IMF की जानिब से इस तरह का कोई मुतालबा देखने को मिला और ना ही पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है। कर्ज को रोल ओवर करके तो फिर तो मामलात वहीं पे स्टक रहेंगे। बात आपकी जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी फौरी तौर पर अगर हमने IMF के प्रोग्राम में जाना है तो हमें कर्ज रोल ओवर ही कराना। रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो इतना शॉर्ट टर्म जो है वो नहीं होगा, उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। लेकिन जो कर देखें, अभी IPPs की अभी आपने जिस तरह बात की है, अब IPPs का जो मामला है उसके ऊपर बड़ा शोर मचता है और 40 खानदानों का नाम भी आया, लेकिन उन 40 खानदानों के अगर हम IPPs को देखें और साथ में हुकूमत के सरकारी IPPs को देखें तो 51% जो पैसे मिलते हैं वो हुकूमत के सरकारी IPPs को मिलते हैं। और उसके बाद जो CPEC के अंदर जो IPPs शामिल हैं, जो अभी कुछ लगे हैं और 4 के करीब अगले उसमें लगने जा रहे हैं चंद सालों में, वो IPPs हैं। और ये इस तरह अगर ये एक बहुत बड़ा मसला है और आवाम के लिए अगर इन IPPs से जान छुड़ा ली जाए तो आवाम को जो है वो बिजली के बिलों के अंदर एक रिलीफ मिल सकता है। लेकिन बज़ाहिर उसमें अभी मुलाकातें जो हैं वो कुछ IPPs की कल भी हुई हैं, परसों भी हुई हैं और आज भी कुछ IPPs को बुलाया गया है और हमारे जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि हम बहुत छोटे हैं, ये जो छोटे IPPs हैं, असल मामला सरकारी IPPs और CPEC के तहत लगने वाले IPPs का है। तो ये तमाम मामलात हैं, जब इनसे अगर जब तक जान नहीं छुड़ाई जाएगी आवाम के लिए भी कोई रिलीफ नहीं होगा और IMF के प्रोग्राम जो हैं वो हमें मुसलसल लेने पड़ते रहेंगे और IMF से जान नहीं छुड़ा सकेंगे जब तक हम अपने अंदर इस्लाहात नहीं करेंगे और अपने पांव पर खुद खड़े होने की। अच्छा, एक छोटा सा सवाल का मुझे एड्रेस कीजिएगा कि कर्ज रोल ओवर की आपने बात की थी, खबरें ये आ रही हैं कि चाइना ने कहा है कि ठीक है हम आपका कर्ज रोल ओवर कर देंगे, लेकिन 3 साल बाद क्या होगा? मैं वही बात करने जा रहा हूं कि कर्ज रोल ओवर कराना जो है ये शॉर्ट टर्म है, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है और इससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। अपने पांव पर हमें खड़ा करना होना पड़ेगा और अपने वसाइल पर हमें भरोसा करते हुए उन्हीं को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर जो है पाकिस्तान के मसाइल जो है हल होंगे। वरना ये यूं के तू रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम पर ये जो मुआशी बोझ है और बेरोजगारी का जो बोझ है ये इसी तरह पड़ता रहेगा और इसका कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। जिस तरह कल भी हमारी मुलाकात थी जो वजीर पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक से, ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी, इन कैमरा थी, लेकिन उसमें उन्होंने भी जो बातें की हैं बज़ाहिर उन्होंने प्लान दिए हैं, लेकिन उन्होंने किसी एक प्लान के बारे में ये नहीं बताया कि हम इस प्लान पर अमल करें। 3-4 प्लान हुकूमत शायद अभी इंटरनल प्लानिंग ही कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक की यही सूरत हाल है। ठीक हो गया। अच्छा, वजारत खजाना कमर्शियल बैंक से भी कुछ नई फाइनेंसिंग की बात कर रही है, वो क्या बातचीत कर रही है फाइनेंसिंग के लिए कमर्शियल बैंक से? ये भी वही IMF जो हमने अपने IMF की जो शराइत हैं वो जो हमारे एक्सटर्नल, एक तो हमें एक्सटर्नल जो गैप है फाइनेंसिंग का उसको हमने पूरा करना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई फिस्कल गैप जो है वो बचा नहीं है। इस वक्त कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि हम समझ लें हम तनी हुई रस्सी के ऊपर चल रहे हैं और अगर हमारा एक पांव भी इधर उधर हुआ तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। कमर्शियल बैंकों से भी इसी तरह कर्ज है। अब कमर्शियल बैंकों के लिए सबसे आसान काम यह है कि वो हुकूमत को लोन दे दे। 85% जो कमर्शियल बैंकों का लोन है वो हुकूमत लेती है और वहां से वापस आना बड़ा आसान है और अवाम के लिए जो है वो उतना ही वो गैप कम होता जा रहा है। जब 85% आप जो है वो कमर्शियल बैंक जो है वो गवर्नमेंट को दे देंगे तो 15% पीछे बचेगा अवाम को कर्ज देने के लिए। तो मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां कैसे आगे बढ़ेंगी? और ये जो बैंक हैं ये भी बड़े बड़े कारोबारी इदारों के हैं। एक बैंक जो है वो कर्ज जो है वो दूसरे को दे देता है और दूसरा जो है अपने कारोबारी इदारे को, जो 15% पैसे बचते हैं अपने कारोबारी इदारों को देता है। लोगों से वो पैसे इकट्ठे तो कर लेते हैं लेकिन लोगों को देने के लिए उस वक्त उनके पास कोई नहीं है। स्टेट बैंक भी जो है 19% पर लाया है पॉलिसी रेट को, लेकिन ये 25% उस वक्त पॉलिसी रेट था जब पाकिस्तान में
जो महंगाई की शरह थी, जो इन्फ्लेशन रेट था, जो जब 34% चल रहा था, इस वक्त इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 11% पे आया है, लेकिन स्टेट बैंक जो है उसको कम करने के लिए ठीक हो गया। शायद बहुत बहुत शुक्रिया, तैयार थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शाहिद अजमल मौजूद थे जो कि मुआशी हालात के हवाले से हमें बता रहे थे, और जो IMF की डील है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की कि अभी तक ये डील इल्तवा का शिकार है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। कल क्या हुआ पॉलिटिकली, क्या हैपनिंग्स होती रही, नेशनल असेंबली में क्या हुआ, उसके बाहर क्या हुआ, पार्लियामेंट में ओवरऑल क्या हुआ और अडयाला जेल में क्या हुआ, ये कुछ मोन्टाज, कुछ बातें आपने देखी। दहशतगर्दी के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने के बजाय मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं, ये कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान JUI के सरबराह, और उनका ये कहना है कि दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को देखा जाए, जो कि एक अच्छी बात है, और सरहदों पर हम बैठे हैं, अफगानिस्तान नहीं बैठा। और उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन की कोशिशें जो हैं, हम अगर देखें नाज़रीन, तो नाकाम हमें नजर आती हैं। अख्तर मेंगल के इस्तीफे से मुतालिक वापस लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, और हुकूमत बहरहाल ये कोशिश कर रही है। अब मीडिया से बातचीत करते हुए अख्तर मेंगल का कहना था कि मेरा इस्तीफा वापस लेने का कोई भी इरादा नहीं है। इन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनको ये मुझे कायल नहीं कर पाए। इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का जो शेड्यूल है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ताहम हुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया था। इस तमाम तर टॉपिक के ऊपर जितने भी सियासी हवाले से हमने डिस्कशन करनी है, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोतबर सियासी तजिया निगार हैं जनाब PJ मीर साहब। मीर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बानी PTI के हवाले से बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, हम मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट जो कि जजेस की तादाद को बढ़ाने का अंदिया दिया जा रहा है पार्लियामेंट की जानिब से, उस हवाले से बात कर रहे हैं इमरान खान साहब। हसैन, हमने हर इदारे की वो कहते हैं धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। अगर कोई इदारा आपके फेवर में बात कर देता है लीगली विदाउट एनी लकूनास, तो आप कहते हैं बहुत अच्छी है। अगर आपके खिलाफ कोई वर्डिक्ट चला जाता है, आप कहते हैं कि आपकी अदालतें बहुत खराब हैं, वो करप्ट हैं, वो बिका हुआ है जज, वो ये है वो है। ये तो हमारा दुनिया बन गया इस वक्त। द क्वेश्चन इज कि भाई जो भी आपका सिस्टम है, अब उसको सिस्टम को चलने तो दो। अभी मौलाना फजलुर रहमान की आपने बड़ी अच्छी एक क्लिप दिखाया है कि जी सियासी जो लोग हैं उनको सियासत करने दो और उनको अपने हाथ पर छोड़। तो फिर आप PDM क्यों बनाते हैं? आपके पास एक गवर्नमेंट भी थी, अच्छी थी, बुरी थी, तो फिर उसको चलने देते ना। क्यों, क्या वजह है कि आप उस पर नो कॉन्फिडेंस लेके आए? देखो ना, हम खुद एक नारा लगाते हैं कि गवर्नमेंट्स को चलने दो, दूसरा नारा लगाते हैं गवर्नमेंट्स को उड़ा दो। तो ये हम कितनी हमारे में मुनाफकत है, कितनी हिपोक्रेसी है कि आपके पास कोई भी गवर्नमेंट हो, वेदर इट इज ये PTI ले लो, PMLN ले लो, पीपल्स पार्टी ले लो, सारों के साथ यही हुआ है कि जब ये आते हैं तो बहुत अच्छे हैं, फिर महीने के बाद कहते हैं इनको बाहर निकालो। सियासतदान तो खुद अपनी जगह ठहरते नहीं है, एक दूसरे की जड़ें काटते हैं और फिर ये डेमोक्रेसी की और जमहूरियत की बात करते हैं। ये तो मुनाफकत हम एक दूसरे से कर रहे हैं और लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसका हल एक ही है कि मैंने हमेशा कहा है, हम बदकिस्मती से डंडे से चलने वाली कौम है, हम प्यार से चलने वाले नहीं है। मैं आपको ईमानदारी, एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। जी अच्छा, मीर साहब, ये अख्तर मेंगल वाले मामले को आप कैसे देखते हैं? हमें पहली बार गवर्नमेंट और ऑपोजिशन एक ही पेज पे नजर आ रहे हैं। हुकूमत भी ये कह रही है, ऑपोजिशन भी कह रही है कि उनको नजरसानी करना चाहिए, इस्तीफा दे देना कोई हल नहीं होता मामलात का। तो आप क्या समझते हैं कि अख्तर मेंगल साहब ने फिर इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाके ये स्टेप क्यों लिया? अगर इस्तीफा देना हल नहीं था, या क्या ऐसी सूरत हाल पेश आ गई थी कि वो इस पॉइंट तक पहुंच जाए? देखिए निम्रा, नंबर 1, ये जब बात करते हैं जी कि जैसे मैंने पहले कहा है, ये किसी जगह ठहरते कहीं नहीं है। अख्तर मुझे मिले ये जब इनकी अलायंस बन गया के साथ, मैं मैरियट में इस्लामाबाद में, तो मेरी इनसे मुलाकात, मैंने कहा अख्तर आप कैसे हैं, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा कैसे जा रहे हैं? कहते जी वो इमरान खान तो मिलता ही नहीं है,
मैं टाइम मांग रहा हूँ, कोई हमें टाइम देता नहीं है, बिकॉज मैं खुद जाके उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के हालात कैसे हैं। उनके पास बिल्कुल दूसरे जराए भी हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल हिम नहीं हुआ, नहीं, वो छोड़ गया इमरान को। अच्छा, अब आज भी वही चीज है। अख्तर ने हमेशा यही कहा है, वो बलूचिस के एक लीडर हैं, बलूचिस के प्रॉब्लम्स जानते हैं। जिस तरह इनके वालिद साहब थे अताउल्लाह मेंगल, ये लोग इनको हर किस्म के कॉनोटेशंस देते हैं। मेरी नजर के अंदर ये नेशनलिस्ट हैं, ये पूरे 120% ये पाकिस्तानीज हैं एंड बलोचीज हैं, एंड ये अपने प्रोविंस की खैरख्वाही चाहते हैं। अब इनको कोई फेडरेशन में कुछ सुनेगा नहीं, तो अख्तर ने तो फिर यही करना है ना। सही, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर दिया अपना, क्योंकि अख्तर मेंगल जैसा अगर सरबराह आपको मिल गया था तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन था कि आप इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के दरमियान जो गैप है, जो हम लोगों की लड़ाई एक तरह से आप कह सकते हैं कि सूबाई लेवल पे फैल चुकी है, पूरे मुल्क में बलूचिस्तान के जो चल रहा है सब कुछ, तो उसको हल करने के लिए बेहतर ऑप्शन था गवर्नमेंट के पास। बड़ा अच्छा था जी, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो जी, यहाँ है एक कम्युनिकेशन गैप। हाँ जी, यहाँ गैप से हमने बड़े अच्छे लोग गुमराह होते देखे। डॉक्टर जुमा खान मारी, वो मॉस्को में है। हम मॉस्को गए तो आप जानते हैं रमीजा निजामी को और 2-4 और एंकर्स, हमने उनका शिप के ऊपर वो इंटरव्यू उनका किया। वो गुमराह हुए थे मॉस्को में, और जब उनसे बात हुई, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हुई, बहाल हुई, इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। नाउ डॉक्टर जुमा खान मारी एक जबरदस्त किस्म के हमारे एक एलाय हैं, और ही इज सपोर्टिंग द कॉज ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये क्या है? हमारी मिसकम्युनिकेशन है। यही जो आपने अभी सवाल किया है, ये बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन आपके अंदर इतने गैप है। आपने देखा नहीं क्या ये इशू बन गया था, बैड कम्युनिकेशन, और कई आपके पास आए थे, ये पीपीएल के आपके जो ये मसले चले थे बलूचिस्तान में। तो द क्वेश्चन इज कि हमने हर चीज को बड़ा क्या कहूं कि मिसमैनेज किया है, और एंड बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट एंड बिकॉज ऑफ नॉट सैनिटी प्रिवेलिंग, हमारे ये जो हम सब सवाल करते हैं टेलीविजन के ऊपर, यही वजह हो जाती है आगे। अच्छा, ये पीजे मीर साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है कि अख्तर मेंगल साहब आज से ये बात नहीं कर रहे, पिछले 20-25 साल से ये बात कर रहे हैं, और वो आपके कौमी धारे में भी शामिल हैं, सियासत भी करते हैं, मुल्क पाकिस्तान को भी मानते हैं, आइन को भी मानते हैं, पाक फौज की रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अख्तर मेंगल जिस भी गवर्नमेंट के साथ चलते हैं वो यही गिला करते हैं कि मियां साहब कभी नहीं मिल रहे, कभी खान साहब नहीं मिल रहे, कभी इस्टेब्लिशमेंट हमारी बात नहीं सुन रही। तो जो लोग कौमी धारे में, उनको अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हालात तो और संगीन हो जाएंगे। ये जो सवाल आपने उठाया ना, ये अख्तर मेंगल का सवाल नहीं है। ये जो भी वजीर आजम बनते हैं ना, इनके सर में सरिया आ जाता है, इनकी गर्दन के अंदर, ये किसी से नहीं मिलते। मैंने नवाज शरीफ को भी कहा कई दफा कि आप अपने लोगों को मिला करो, क्योंकि जब आप आइसोलेशन में रहोगे, और मैं आपको खुला बताता हूं कि बड़ी एक डाइसेंट है पीएमएलएन के अंदर, लेकिन ये ग्रेजुअली कई दफा बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, कई दफा बहुत अच्छी हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल ये मरियम नवाज है, अब मरियम ने, मैं समझता हूं कि एक नया दरवाजा खोला है फॉर पीएमएलएन, एक नई लीज ऑफ लाइफ इस पार्टी को दी है कि ताकि इनकी एक्सेसिबिलिटी है लोगों के साथ, ये लोगों के साथ मिलती हैं, लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन है इन कंपैरिजन टू द अदर्स, पहले नहीं होता था। और यही वजह है कि पीएमएलएन का डिक्लाइन है। पीएमएलएन एक शेयर होता था पंजाब का, लाहौर गढ़ होता था, ये क्यों हो गया है? इसलिए बिकॉज देयर वाज नो कम्युनिकेशन, और एक आइसोलेशन सी हो गई थी। गुजरान के इनके एमपीज हैं, कई चौधरी रियाज डाई हार्ड्स हैं, बुरे वक्त के अंदर उनसे इनकी मुलाकातें नहीं हुई, वो बिल्कुल बैकसीट पे हो गए। आपके चौधरी निसार क्यों छोड़ गए, जफर अली शाह क्यों छोड़ गए, शायद हकाना अब्बासी क्यों छोड़ गए? दे आर डाई हार्ड पीपल, ये मुस्लिम लीग के लोग हैं। क्यों है? पीपल्स पार्टी में भी देखी है, और बदकिस्मती से यही चीज हमने इन लोटों में भी देखी है, पैराशूटिस्ट में, ये जो पीटीआई के अंदर आए हुए हैं। सो ये कोई कहीं कहता नहीं है, तो ये गलतियां जो हैं ये दोनों साइड से, एक साइड से नहीं। सही। अच्छा मीर साहब, आपको क्या लगता है कि मेंगल साहब अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे? क्योंकि हुकूमत भी अपीरेंटली कोशिश कर रही है, ओपोजिशन भी कोशिश कर रही है, लेकिन एक और बात भी ये सामने आ रही है कि अख्तर मेंगल साहब को फॉलो करते हुए दीगर बलोची सियासतदान जो है वो भी इस्तीफा देने को तैयार है। तो आपको सूरत हाल हल होती नजर आती है, मजीद बिगड़ती हुई नजर आती है? बिगड़ती हुई नजर आती है। अब ये डिपेंड करता है कि इनकी प्लेट में फेडरेशन क्या डालती है। अच्छा। इनकी प्लेट क्या ऑफर करेंगे कि हाँ जी आप आ जाएं,
अख्तर एक बड़ा एक मैं समझता हूँ एक बड़े असूली एक सियासतदान मिशन है। अब इनको क्या कहेंगे? आई थिंक अगर ये वापस आते हैं, ये एक ही कॉम्प्रोमाइज पे आएंगे कि आप मुझे बलूचिस्तान और उनके लोगों के लिए आप मुझे क्या ऑफर कर रहे हो? जो मेरी जो कंप्लेंट्स हैं फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, आप व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? मुझे ये बताएं ना। ये सबसे बड़ा एरिया है और मुझे बताओ कि वहां इंडस्ट्री कोई नहीं है। आप अंदाजा लगाओ, अंग्रेज के जमाने के अंदर यहाँ एक सिस्टम होता था, पानी का कारेज जिसको कहते थे, वो अंडर वाटर पानी लेके जाते हैं, हमने वो खत्म कर दिया। आज उसको आपने बढ़ाना था, आपने उसको खत्म कर दिया। तिजारत का इतना मसला है वहां पे, उन लोगों के पास वेजिटेबल्स नहीं आती, फ्रूट्स नहीं आते। उसके अलावा जो मछेरा, कम से कम सीपैक के नाम पे मजीद पाबंदियां लगी, वो मछेरा जाके वहां पे हंटिंग नहीं कर सकता, उसका रोजगार बंद हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो ये लोग शोर नहीं मचाएंगे? क्यों नहीं मचाएंगे ये शोर? बिल्कुल ये मचाएंगे। डेफिनेटली वुड। अच्छा पीजे साहब, थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। फजल रहमान साहब ने कहा है कि अब सियासतदानों को हवाले किया जाए, जितने भी मामला हैं सियासतदानों को आप अलग नहीं कर सकते। बात तो अपेरेंटली वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हाइब्रिड किस्म का निजाम चल रहा है। सियासतदानों से तो उस तरह की बातचीत ही कोई नहीं करना चाहता। देखिए ना हसनैन, जो मैं पहले कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं इन थ्योरी बड़ी ठीक है, यूटोपियन थ्योरी है जी, हाँ बिल्कुल सियासतदानों को आप करने दें। और जब सियासतदान आते हैं आप इनको कहते हैं निकाल दो। आप अलायंसेस बना लेते हैं, ARD, MRD, यू नो ग्रैंड अलायंस, GDA, ये वो और PDMs आप बना लेते हैं। ये क्यों बनती हैं? यहां आपके स्टेटमेंट्स है कि सियासतदानों को करने दो, तो फिर सियासतदानों को करने दो ना। फिर ये जो महाज इकट्ठे कर जाते हैं आप इधर उधर, नवाबजादा नसरुल्लाह उनके जमाने के बाद, और अभी आज देख लो ये जो हम पॉलिटिकल एक डाइसेंट देखते हैं, क्यों है? बिकॉज हर एक को शौक है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आने का, हर एक को शौक है वाली गाड़ी चलाने का, हर एक को शौक है कि मेरे पास अथॉरिटी हो। भाई हम कहते हैं सब आप करो, और लोगों के लिए तो कुछ करो। लोगों के लिए क्यों नहीं कुछ करते? आज अभी तक महंगाई की कमी हुई है? मुझे बता दें। आपका जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास चला गया है, वो कैसे सरवाइव करेगा? आपने देख लिया, अभी तक कोई बात हुई है? अब हम बात करते हैं बिजली की। बिजली से आपकी मैशत चलती है। IPPs आपको लूट के खा गए। गौहर एजाज ने शोर मचा के, शुक्र है कोई आदमी उठा है और जाके बात की है IPPs की। मुझे बताएं कोई इंक्वायरी अभी तक हुई है? No. कुछ हुआ? अभी एक चीज, 24 दिन लगते हैं हसनैन, निमरत, 24 दिन लगते हैं यूक्रेन से गंदम आने पे, शिप आने पे। जी 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 8 दिन के अंदर शिप कैसे आ गया? इसकी इंक्वायरी की किसी ने? और आपने लोकल किसान जो है पाकिस्तान के अंदर, आपने उनकी कमर तोड़ दी। मुझे बता दो, आप ग्रेन वो बेचारे डंप कर रहे थे सरगोदा के अंदर। जो ये लोग हैं, कई फार्मर्स हैं बेचारे, वो डंप कर गए और आपने वो ग्रेन बाहर से मंगा लिया पकड़ के। मुझे बता दो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई इंक्वायरी हुई है इसके ऊपर? नो। ये क्वेश्चन रेज हुआ सेनेट के अंदर, इनके आगे, स्पीकर के आगे, बट नो, उसने कोई कुछ किया ही कुछ नहीं। हम बातें करने के शेर हैं, काम करने के कुछ नहीं है। शेर बात जितनी मर्जी करवा लो, लेकिन ना, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मीर साहब, एक और मामला भी है। कल मौलाना फजलुर रहमान को ये कहते हैं, हमने सुना कि फॉर्म 45 है या 47 है, अब यही हुकूमत है जो कुछ भी है, और हमें अगर कुर्बानी देनी पड़ी सियासी तौर पर आकर अपने मुल्क के लिए तो हम जरूर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो अब अपना फैसला कर चुके हैं कि वो हुकूमत के साथ जाएंगे, तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जाएंगे? इनका जो इस वक्त अलायंस बनता है PTI का और JUI का, F का, देखो JUI-F इसकी एक वैल्यू तो है, न्यूसेंस वैल्यू आप कह दो, स्ट्रीट पावर बहुत है, स्ट्रीट पावर है, यू गॉट इट। इनके पास स्ट्रीट पावर। तो ये जितने पीपल्स पार्टी हो गई या PMLN हो गया या PTI हो गया, ये ढूंढते हैं ऐसे लोग कि जो के लोग निकलें। इनके लोग नहीं निकलेंगे। ये जो PMLN के हैं और पीपल्स पार्टी के हैं और ये PTI के हैं, ये नहीं निकलेंगे। निकलते हैं लोग ये बेचारे जो गरीब किस्म के लोग हैं, जो कि इनके मेंबर्स हैं, ये मदरसा से हो गए, दूसरे इनके जो स्ट्रीट पावर है, ये वहां से निकलते हैं। सो दे आर यूज्ड इन दोज बेसिस। तो मौलाना की एक जगह, एक जो इनकी जो कंप्लेंट है बिल्कुल जायज है कि आप इनको यूज करते हैं गंडेरी की तरह और उसको फिर फेंक देते हैं बाहर। तो वो शोर मचाएंगे वो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा पीजे मीर साहब, क्योंकि अब हम एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर से भी बात करना चाहते हैं, और ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट का डिक्लाइन है वो इस हद तक आ चुका है कि हम अमेरिका, आयरलैंड और बांग्लादेश से
अब बांग्लादेश आके हमें वाइट वॉश कर रही है, और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब हैं कि जो उनको बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा, और राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आ चुका है कि मोहसिन नकवी साहब को चूज करना होगा पीसीबी और वजारत दाखिला के दरमियान की कुछ एक चीज करनी है। तो सर ये क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ क्यों जा रहा है? हमारी टीम को तो हराना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होता था, अब बांग्लादेश आके वाइट वॉश कर रहा है। देखें, एक डिबेट है कि मोहसिन नकवी के पास मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, बड़ी 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 मुश्किल मिनिस्ट्री है वो, क्योंकि आप किस एजेंसीज उसके अंदर आती हैं, आपका होम अफेयर्स आपके अंदर है, डिफेंस है, सिक्योरिटी, हर चीज। दूसरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्रिकेट बोर्ड जो है ये 24/7 ये मांगता है, लेकिन आपके जो पुराने, आप कह लो अपार्ट फ्रॉम नजम सेठी एंड ज़का अशरफ, जो पुराने जितने भी जो चेयरमैन थे वो काम भी करते थे गवर्नमेंट के आर्मी ऑफिसर से। जनरल तौकीर ज़िया थे, वो कोर कमांडर भी थे, अब पीसीबी भी चला रहे थे, उनके जमाने में तो बड़ा ठीक चल रहा था। उन्होंने एकेडमीज भी बना ली थी, एक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने तैयार कर लिया था। सो इट वाज डन। मोहसिन कर सकते हैं, लेकिन इनको चाहिए हैं वो लोग जो कि क्रिकेट को ग्रास रूट से समझते हैं। जरूरी आपने 50 टेस्ट मैच खेल लिए हैं और आपने 200 वनडेज खेल लिए हैं तो आप एक मैनेजमेंट के एक स्किल्स में आप आ जाते हो। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम ग्रास रूट्स टू क्लब क्रिकेट टू डोमेस्टिक क्रिकेट एंड हमारा जो लोकल फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड देन इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर जिसका एक्सपोजर नहीं है, खेलना इज एक चीज है। दूसरी चीज है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डायग्नोज द प्रॉब्लम। हमारे डायग्नोस्टिक्स है कोई नहीं है। एक ये देखो, मैं किसी की साइड नहीं लेता हूँ। एक ये पीछे थे ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, हनीफ अब्बासी और जहीर अब्बास ने बड़ा इन्होंने काम किया था पंजाब के अंदर, वो ग्राउंड्स को ले लिए थे। फॉर एग्जांपल रहीम यार खान के अंदर एक स्टेडियम था, वो शादी हॉल्स, वहाँ शादियां हो रही थी, उन्होंने उसको बनाया, ठीक किया, कर रहे थे। एंड ग्रेजुअली कोई मेरे ख्याल कोई 80-90 ग्राउंड्स थी जो कि ये ठीक कर सकते थे। लेकिन एक आती है गवर्नमेंट, दूसरी चलती है, आपकी पॉलिसी बैक टू स्क्वायर वन। सो इस चीज को हमने परमानेंट बेसिस पे करना है। मोहसिन आई एम श्योर कैन डिलीवर, बट ही हैज टू हैव द राइट पीपल, एंड वो लोग जिनके ना पेंट है ना टेंट है। हमने टेंटेड और पेंटेड लोगों को बोर्ड के अंदर नहीं रखना, क्योंकि इट इज नॉट पाकिस्तान। इंटरनेशनली लोग आपको कहेंगे वो यार ये तो वही लोग हैं जिन पे पुराने चार्जेस भी लगे हैं, आप इनको क्रिकेट के अंदर भी लेके आ जाते हो। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर? तो हमने हर एंगल से देखना है कि हम किस किस्म के लोग लेके आ रहे हैं। ठीक हो गया मीर साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन को सुनी, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हमने की है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक लेते हो, जल्दी से वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब खेलों के हवाले से बात करेंगे। खेलों के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से तो कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, लेकिन बाकी जो खेल हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए तो उनको भी चेक एंड बैलेंस में रखने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम कौमी खेल की जो फेडरेशन हैं उनसे 15 सितंबर तक मुकम्मल ऑडिट और बैंक स्टेटमेंट्स तलब कर ली गई हैं। बोर्ड ने हिदायत की है कि फेडरेशन माली साल 30 जून 2024 को ख़त्म होने वाले ऑडिट शुदा मालियाती बयानात फराहम करे, जिन्हें किसी मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म से तस्दीक शुदा होना ज़रूरी है। इसके साथ बैंक स्टेटमेंट्स भी फराहम की जाएंगी जो 1 जनवरी 2023 से 31 अगस्त 2024 तक की होंगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने खबरदार किया कि अगर ये दस्तावेजात फराहम नहीं की गई तो फेडरेशंस को आइंदा माली मदद मुअत्तल की जा सकती है, और इस इक़दाम का मकसद खेलों में माली शफाफियत को यकीनी बनाना और खिलाड़ियों की तरक्की को फरोग देना है। बिल्कुल जी। अब इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए इरशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बताइए कैसे हैं? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आई होप सो कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो खेलों के हालात है वो कुछ थोड़े पतले दिखाई देते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से जो तलब किए गए मालियाती बयानात या फिर बैंक स्टेटमेंट्स, मजीद क्या तफसीलात हैं इसकी आपके पास भी? जी हाँ, ये वैसे तो अच्छा कदम है, क्योंकि जो ग्रांट्स दी जाती हैं फेडरेशंस को, स्पोर्ट फेडरेशंस को, वो अक्सर
करप्शन में चली जाती हैं। ऑफिशियल्स खुद उसको अपने इस्तेमाल में ले आते हैं, उसको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, और इसी वजह से स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन जो है उनकी डेवलपमेंट नहीं होती, वो आगे नहीं आते, वो इंटरनेशनल लेवल पे compete नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसकी एक बिल्कुल एक स्क्रूटनी होनी चाहिए, और एक पूरे साल मैं समझता हूँ कि इस पे एक उनको नजर रखनी चाहिए। जो अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, इनको पूरी एक विजिलेंट रहना चाहिए कि क्या वो ग्रांट सही इस्तेमाल हो रही हैं, और क्या वाकई हमारे एथलीट्स को ग्रूम किया जा रहा है और उनको बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं। तो ये जरूरी है। अच्छा रिशाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्पोर्ट्स बोर्ड के हालात भी तो कुछ ठीक नहीं है, कभी एक डीजी आते हैं, कभी दूसरे आ जाते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो स्टेबिलिटी किस हद तक जरूरी है? जी बिल्कुल जी, वो तो सबसे पहली बात है। आपको पता है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो और करप्शन जो है वो सिनोनिमस रहे हैं हमेशा। कई पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बोर्ड के ऐसे अहदेदार थे जो उनके प्रेसिडेंट थे, जो उनके चेयरमैन थे, उनपे संगीन इल्जाम करप्शन के लगाए गए, क्योंकि उनको जो ग्रांट मिलती है वो जिस तरह के यानी 440 मिलियन, 380 मिलियन, 400 मिलियन, इतनी बड़ी बड़ी ग्रांट्स मिलती हैं, तो उसके लिए वो जवाबदेह तो हों कि वो ग्रांट उन्होंने क्या वाकई बिल्कुल इंसाफ से तकसीम की और क्या वो यूटिलाइज हुई। ये उनका काम है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का। और आप देखिए ओलंपिक्स का जिस तरह से जो इवेंट है वो 4 साल बाद आता है, तो 4 साल तक जो अच्छे खिलाड़ियों को ग्रूम करना, उनको शॉर्टलिस्ट करना, उनको बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है। और इस वजह से जब 4 साल के बाद ओलंपिक का स्क्वाड अनाउंस होता है तो फिर पाकिस्तान के बेहतरीन एथलीट्स को सामने आना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं। आप देखिए कि हमारे 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 7 खिलाड़ियों का जो कंटिंजेंट गया था ओलंपिक्स में, तो ये एक बहुत ज़ुर्गुहाली की तरफ इशारा है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की जो मामलात हैं वो सही नहीं चल रहे। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फैसला किया, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह तलब किए हैं, ये आप बता सकते हैं गालिबन किस अरसे के? जी ये यानी इससे पिछले माली साल के हैं, जी हाँ, उसके लिए उन्होंने तलब किए हैं। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जिस तरह आप देखिए ना कि ये बात आपने सुनी होगी कि अरशद नदीम जो वैसे गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन जिस जमाने में उनका जेवलिन टूट था, डोनेशंस दिया गया, तो ये क्या वजह है? ये सब तो पाकिस्तान के पास इतने पैसे रहते हैं, इतनी ग्रांट्स रहती हैं, ये सारी चीजें अप टू डेट होना चाहिए उनको। तो ये मैं कहूँ कि बड़ी अजीब सूरत हाल है। अच्छा सर, स्पोर्ट्स बोर्ड की आपने बात की, तो स्पोर्ट्स बोर्ड क्योंकि हमारे बड़े करीब है, हम वहाँ पे जाते भी हैं, लेकिन इस वक्त स्पोर्ट्स बोर्ड के जो मनाजिर है वो खंडरात से ज़्यादा ठीक नहीं है। जिम वहाँ पे चल नहीं रहा, बाकी लियाकत जिम्नेजियम को आप देख लीजिए, तमाम तर इवन जहाँ पे फुटबॉल के मैचेस हुए वहाँ की चेयर्स आप देख लीजिए। तो स्पोर्ट्स बोर्ड तो इतने बड़े एरिया में मौजूद है, लेकिन अपने आप को वो स्टेबल नहीं कर पा रहा, और दूसरी फेडरेशन से इस तरह के दस्तावेजात मंगवाना, ये किस हद तक जस्टिफाई करेगी ये बात उनकी? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, ये जो इदारे हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनके पास सारी पावर होती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनकी तो सबसे पहले अकाउंट चाहिए कि उनका अपना क्या हाल है, वो आगे क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या ऑर्गेनाइज करेंगे चीजें, जबकि वो अपना उनका हाल बहुत बुरा है। मैं कई दफा विजिट कर चुका हूँ इस्लामाबाद में इनके लॉजेस को और इनके हेड ऑफिस को, और इंटरव्यू भी मैंने कई लोगों से लिए, लेकिन ये कि किसी चीज का सही जवाब नहीं दे पाते, मुतमईन नहीं कर पाते कि वो पैसे कहाँ खर्च हुए। इस दफा भी आप देखिए कि 380 मिलियन की ग्रांट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वापस की। आप ये कैसे हो सकता है? जब आपको इतनी ग्रांट मिली, वो आपने क्यों नहीं आपने फेडरेशंस को दी, क्यों खिलाड़ियों को ग्रूम नहीं किया आपने, और वापस आपने कर दी? ये तो मैं समझता हूँ एक क्राइम है, जो कि आपके पास ड्यूटी जो असाइन की गई थी आपको, वो आपने पूरा नहीं किया। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है यकीनन। अच्छा रिशाद साहब, ये जो फेडरेशन है अगर ये मुकर्ररा मुद्दत तक रिकॉर्ड्स वगैरह फराहम नहीं कर पाते हैं बोर्ड को, तो उनके लिए फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या नताइज निकल सकते हैं? जी हाँ, देखिए इन पे फिर एक टेम्परेरी बैन लगाया जाता है, वार्निंग्स के साथ एक टेम्परेरी बैन लगाया जाता है। अच्छा। और उनकी ग्रांट भी पहले कम की जाती है और उसके बाद फिर बिल्कुल बंद कर दी जाती है। और ये मैं आपको बताऊं कि फेडरेशंस पर ये लाजिम है कि वो अपनी एक्टिविटी सारे साल शो करें कि उन्होंने कितने इवेंट्स कराए, कितने एथलीट्स को ग्रूम किया, क्या ट्रैक सूट
उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, क्या उन्होंने वेन्यूज को डेवलप किया, ये सारी चीजें फेडरेशंस पे लाजिम है और ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ओवरसी करता है उनको। तो ये डेफिनेटली इसका फाइन, इसकी पेनल्टी लग सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फेडरेशन भी, आप अगर पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें तो वो भी बहुत शाकी रही है इस बात की कि इनको ग्रांट्स जो इनसे वादा किया जाता है उससे आधी ग्रांट दी जाती है, आधी खुदा जाने किसकी जेब मिल जाती है। तो बहरहाल वो एक फेडरेशंस भी पूरी तरह से अपना काम नहीं कर रही हैं और वो भी नहीं कर रहे। अच्छा रिशाद साहब, मुझे शॉर्टली बताइएगा कि हॉकी को जो बहुत सारी ग्रांट्स मिलती हैं, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से मिलती हैं या फिर किसी मिनिस्टर की जानिब से मिलती हैं, वो भी वाया स्पोर्ट्स बोर्ड मिलती हैं, उसका भी रिकॉर्ड उन्होंने मांगा है या वो अलग से हैं? जी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी यकीनन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ही अंदर आती है। ग्रांट उनको प्राइम मिनिस्टर जो उनके पेट्रन भी हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी पेट्रन थे उनके, तो वो उनको जिस वक्त हॉकी फेडरेशन और हॉकी का गेम हमारे यहाँ क्राइसिस में आ गया तो इसलिए उन्होंने आउट ऑफ टर्न जाके एक बड़ी ग्रांट दी। एक दफा 200 मिलियन दी गई, 20 करोड़, एक दफा 40 करोड़ दी गई, एक दफा 100 करोड़ दी गई, लेकिन वो भी कोई बात अकाउंटेबिलिटी की नहीं होती वहां पे, वो ग्रांट कहाँ जाती है। तो ये बिल्कुल इनके अंडर आते हैं। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इदारा है वो इनके अंडर नहीं आता पीएसबी के, बाकी सारी फेडरेशन पाकिस्तान में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ही अंदर आती हैं। ठीक हो गया। इरशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है तफसील में। स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से जो मालियाती बयानात और बैंक स्टेटमेंट्स तलब की गई हैं उससे मुतालिक मजीद इस पर क्या पेश रफ्त इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में वक्तन फवक्तन शामिल करते रहेंगे। यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह सोच में। IBCC यानी कि इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन का एक बड़ा ऐलान है, वो ऐलान क्या वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगले तालीमी साल से पासिंग मार्क्स जो वो 33 से बढ़ाकर 40 कर दिए गए हैं। इससे पहले हम लोग अरसे से देखते आ रहे थे हसनैन के आप 33 नंबर लो और आप पास हो जाया करते थे। अब थोड़ा सा आपके लिए मजीद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देखेंगे, अब आपको 40 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करने पड़ेंगे। IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह साहब ने, उन्होंने ये बताया कि तालीमी इस्लाहात के तहत इम्तिहानात में तलबा को ग्रेस मार्क्स भी फराहम किए जाएंगे। कराची सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की ज़ेली कमेटी की मुलाकात भी हुई और उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ सजेशंस जो है ओबियसली हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इस पर काम कर रही है। बहरहाल बहुत सारी तजावीज़ पर गौर किया गया और फाइनली डिसाइड ये हुआ कि तमाम तालीमी बोर्ड्स अब 7 इजाफी मार्क्स फराहम करेंगे और इसके अलावा ओपन चॉइस फॉर्मेट से निकल कर जो है ना हम लोग अब क्लोज चॉइस फॉर्मेट की तरफ मुंतकली का भी एक फैसला किया गया है, जिसमें तलबा को 100% ऑप्शंस फराहम किए जाएंगे। मतलब आप 100% जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हुआ करते हैं MCQs वगैरह उस पे जा सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह साहब खुद मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो 70-75 साल से एक निज़ाम चल रहा था कि 33 नंबर दो पास हो जाओ, अब वो 33 नंबर लेके पास होने वाला आपने कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया, अब 40 पे इसको करने की क्या वजह थी और क्या मुहर्रकात थे कि आपने किया? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, IBCC इम्तिहानी इस्लाहात पे काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन की तरफ से ये डायरेक्शन थी कि कुछ जो पुराने सिस्टम्स हैं उनको आप रिव्यू करें और उसकी जगह कुछ नई चीज़ें लाएं। और जब से स्पेशली फेडरल सेक्रेटरी हमारे मोहिउद्दीन वानी साहब आ रहे हैं, आप देखते होंगे कि स्कूलों की सूरत हाल अब क्या हो गई है। जो सरकारी स्कूलों के लिए तस्वर ही नहीं था कि लैब्स इतनी अच्छी हो सकती हैं, रोबोटिक्स की क्लासें हो रही हैं, आपकी कमाल की वर्कशॉप, टीचर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आप यानी रोज नई चीज़ आपको मिलेगी। इस दौरान फिर IBCC को ये वानी साहब ने टास्क दिया कि आप भी कुछ ऐसी इस्लाहात लाएं जो कि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हों, जिससे जो पेपर्स भी आपकी क्वालिटेटिव बने, असेसमेंट भी क्वालिटेटिव हो। तो उसमें हमने 3-4 चीज़ें मेजर जिसका आपने रेफरेंस दिया, कराची में हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें क्या किया है हमने। एक तो हम अगले साल से ग्रेडिंग सिस्टम चेंज कर रहे हैं। ग्रेडिंग सिस्टम पहले 7 पॉइंट सिस्टम था, A1 था, A, B, C, और A1 में जो रेंज थी हमारे पास 80 से 100 के दरमियान,
एक बच्चा जब 80 लेता था, एक बच्चा 100, उसमें पता नहीं चलता था कि कौन 80 वाला है, कौन 100, यदि दोनों बराबर थे, ये में आ जाते थे, वो सब A1 में आ जाते थे। तो उसको हमने खुद 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि A++ 95 से 100 तक, फिर A+ क्लियरली हो जाए कि ये 5% इसमें आ जाते हैं, 5% इस तरीके से। एक तो ये इस तरीके से अब ये 10 पॉइंट हो गया। दूसरा हमने इसमें जो अहम उसमें चेंज किए वो 33, पता नहीं ये मैजिकल नंबर कहाँ से आया था। सही बात है। अच्छा, जब हमने वो 33 हाँ, तो कोई पता नहीं चल रहा था। जब हायर एजुकेशन कमीशन से हमारी मीटिंग हुई, यूनिवर्सिटी से हमारी मीटिंग हुई, PMDC से मीटिंग हुई, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मीटिंग हुई, तो हमने कहा कि आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन कितने नंबर पे करते हैं? वो कह रहे हैं कम से कम 50% है, और बल्कि प्रोफेशनल इदारे तो 60% पे करते हैं। तो ये 33% बच्चा पीस ऑफ पेपर लेके कहाँ जाएगा? तो हमने कहा कि नहीं, अब क्वालिटी को बढ़ाते हैं। आई थिंक स्कोर करना बहुत आसान था, तो बच्चे पढ़ते ही नहीं तो अभी हमने फिर उसको 40 कर दिया, और किसी काम के भी नहीं थे, तो अभी उसको भी हम 40 किया। और एक और चीज आपने जो बात की कि 100% चॉइसेस, ये क्या है? मैं आपको ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसको आसान करके आपको बताता हूं। जब हम पिछले दौर से जब क्वेश्चन पेपर निकलते हैं, तो क्वेश्चन पेपर में ये होता है कि 10 सवाल देते हैं आपको, और आप 6 या 7 आप करें, 7 सवाल करें। अब आप कौन से करेंगे, मैं कौन से करूंगा? हो सकता है कि मैं आसान सवाल कर दूं, 10 में से 7 आसान कर दूं, आप मुश्किल कर दें। बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये ओपन एंडेड ऑप्शंस थे। हाँ जी, कि कोई भी साथ करें। हम कह रहे हैं इस तरह ना करें, हम कह रहे हैं कि एक मुश्किल दे दें तो उसका ऑप्शन मुश्किल का ही दे दें। अच्छा। एक आसान सवाल है तो उसका ऑप्शन आसान ही दे दें। फर्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 2 सवाल होंगे कि या ये करें या ये करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें फिर 2 ऑप्शन होंगे। अगर 7 क्वेश्चन है तो अब हम 14 देंगे। ठीक। लेकिन 1 का ऑप्शन 1 के साथ होगा, 2 का ऑप्शन 2 के साथ होगा, 3 का 3 के साथ होगा। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है तो 3 तरह की चीजें उसमें बड़ी अहम होती हैं। एक के मुश्किल सवाल होते हैं, एक दरमियाने सवाल होते हैं, और एक आसान सवाल होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग के होते हैं, कॉग्निटिव लेवल के, अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, कुछ रट्टे के होते हैं, आपको क्रिटिकल एनालिसिस कराने के लिए कुछ होते हैं। मैं आपसे एक सवाल देते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब एक इसको थोड़ा मुश्किल करके कहें कि आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कोई रियल लाइफ जो आपके सराउंडिंग में एप्लीकेशन है वो उस पर बात करें। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप बच्चे को कहें कि इन दोनों में से आप कोई एक करें, कौन सा बच्चा करे? पहले वाला करेगा, तो नंबर तो दोनों के बराबर है। ठीक है। अब वो चेंज कर रहे हैं हम, अब कह रहे हैं नहीं, जो मुश्किल सवाल है उनकी कैटेगरी डिफरेंट बनाएं, जो आसान है उनकी कैटेगरी डिफरेंट बनाएं। तो हम इस तरीके से जो चॉइसेस का है अब चॉइस कर रहे हैं। लेकिन फायदा क्या होगा फिर? उसका फायदा ये होगा कि अब आपने भी 70 सवाल लिए, मैंने भी 70 सवाल लिए। अगर आपने आसान में से ऑप्शन लिए तो कोई भी एक आसान सवाल करेंगे आप, और मार्क्स की भी शायद उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन अलग से होगी। आसान की जो है वो मार्क्स कम हो जाएंगे, मुश्किल के ज्यादा। अच्छा, एक सवाल और एड्रेस कीजिएगा कि इस पे तो आपसे और भी राय चाहेंगे कि हमने आज भी एक स्टोरी शेयर की, चाइना में, जापान में जो बच्चे हैं उनकी तख्लीकी सलाहियतों के ऊपर काम होता है, टेक्निकलिटीज के ऊपर काम होता है, उनको बचपन में ही प्रैक्टिकलिटीज पे डाल दिया जाता है। हम अभी भी न्यूटन पे, 1+1 पे, या फिर उसी पुराने निजाम पे चल रहे हैं, तो हम फिर दुनिया से कम्पीट कैसे करेंगे? दुनिया तो डिफरेंट एंगल पे जा रही है। लेकिन 3 चीज होती हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, 3 चीज होती हैं। एक आपका करिकुलम होता है, और दूसरा असेसमेंट होता है, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो टीचर होता है। तो हमारे पास करिकुलम तो बन रहा है अरसे से, लेकिन उस हवाले से टीचर की ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सूबों के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है कि करिकुलम आपको प्रैक्टिकली या उस हवाले से टेक्निकली किस तरीके से करें, क्योंकि एजुकेशन में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका एक नॉलेज है और दूसरा स्किल है। जो दूसरा स्किल है वो अभी तक हमारे करिकुलम से मिसिंग था। मैंने शुरू में कहा कि कोई अगर अच्छा काम करता है तो एक और इजाजत के साथ आपको इंटरप्ट किया, बहुत सारे लोग इसकी जो हमारे करिकुलम की वैल्यू है उसको कर देते हैं खत्म, ये कह के कि स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। पाकिस्तान में जो करिकुलम की अपनी इंपॉर्टेंस है, थ्योरेटिकल वर्क वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बेस्ड। नॉलेज होगा फिर उसके बाद आप स्किल पे आएंगे। तो हमारे यहाँ सिर्फ स्किल की कमी है, स्किल को साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉलेज को रिमूव कर दें आप। 3 चीजें हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं, एक आपका नॉलेज, वो तो बेसिक करिकुलम, दूसरा आपका स्किल है, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम जो आप शुरू में कह रहे थे
कि जापान और चाइना में वो वैल्यूज हैं Yes. कि जब बच्चे की ग्रोथ हो रही है उस वक्त बच्चे को वैल्यूज सिखाएं कि आपको सोसाइटी में आप कैसे बिहेव करेंगे, आप पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करेंगे। ये 3 चीजें जब तक नहीं है तो आपका एजुकेशन सिस्टम कामयाब एजुकेशन सिस्टम नहीं बन सकता। और इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन बहुत काम कर रही है, खासतौर पे वानी साहब, अगर आपको मौका मिले तो आमतौर पर हमारे पास बड़ी मायूसी की बातें फैलाई जाती हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको दावत देता हूं कि मीडिया जाए और सरकारी स्कूलों का हाल देखे कि किस तरीके से रोबोटिक्स की क्लासें हो रही हैं, AI पे काम हो रहा है। अच्छा है। आप लाइब्रेरी में बैठेंगे आपको मजा आएगा, इस तरह का माहौल आपको मिल जाएगा कि बच्चा बैठा है तो मजा आता है उसको। अच्छा, ये जो आप टेक्निकलिटीज की तरफ जा रहे हैं तो ये पूरा सिलेबस आप चेंज करेंगे और किस हद तक आप वहां पे इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा चुके हैं? देखें, जब भी करिकुलम बनता है ना तो उसके SLOs बनते हैं उसके साथ, हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, वो तो पहले करिकुलम में होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जब भी हमारे पेपर बनते थे तो वो पेपर रट्टे के बनते थे। एग्जैक्टली। हम बुक पढ़ाते हैं और बुक से इम्तहान लेते हैं, बच्चा भी बुक पूरी छापता है, टीचर भी पूरी बुक चेक करता है। अब खत्म कर रहे हैं, हम SLOs पे जा रहे हैं। अच्छा, SLOs पे जा रहे हैं, हम सिर्फ बच्चे से पूछेंगे कि इस SLO के हवाले से आपने क्या सीखा है, तो जो सवाल होंगे असेसमेंट के वो भी उस तरीके के सवाल होंगे बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। Yes, critical व्हाट डिड दे thinking. लर्न ऑफ दैट लॉ, न्यूटन के दूसरे लॉ से exact, सीखा exact. क्या, पता क्या चला? एक बहुत अहम चीज कि पाकिस्तान में इस वक्त 29 बोर्ड्स हैं हमारे, IBCC तमाम बोर्ड्स के साथ मिलकर काम Affiliated करता जी। है और हर बोर्ड अपने तरीके से पेपर बना रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे मुझे भी याद है मेरे स्कूल टाइम पे ये कहा जाता था पिंडी बोर्ड से करोगे तो उनका थोड़ा स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, फेडरल वाला मुश्किल है, फेडरल वाला थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे देगा, जो डिफरेंट है। मैं आपको like बता रहा हूँ, फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, एक पेशावर बोर्ड है, एक DI खान बोर्ड है। पेशावर बोर्ड का जो A ग्रेड बच्चा लेता है और DI खान का जो A ग्रेड लेता है बच्चा, दोनों बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनका पेपर मुश्किल बनता हो, उसका पेपर आसान बनता हो। अब क्या कर रहे हैं, फिर मैंने बताया कि हम IBCC अब तमाम बोर्ड्स के साथ मिलकर असेसमेंट फ्रेमवर्क बना रहे हैं। उसका क्या फायदा होगा कि जब वो आप गाइडलाइन बन जाएंगी तो आप तमाम बोर्ड्स को दे दें कि जब भी कोई पेपर बनेगा तो इन गाइडलाइन पे बनेगा, यानी पूरे That's पाकिस्तान very में nice. आपके पेपर्स एक तरह के बनेंगे। अच्छा, That's जबरदस्त। right. अब इस पे जा रहे हैं। लेकिन ये आप जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, सिंध से, स्पेशली कराची से, वहां का क्या करेंगे आप? वहां पे पर्चा आने से पहले ही लीक हो जाता है, रात 12 बजे स्टूडेंट्स के पास पर्चा पहुंच जाता है, सुबह पता चलता है इन्विजिलेटर साहब flaws बाहर है ना? सोए हुए हैं और अंदर पर्चे हल हो रहे हैं। उसका भी कुछ आप कर रहे हैं उसके ऊपर? देखिए, 2-3 चीजें इसमें। एक कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो है ना वो सूबे खुद कर रहे हैं या बोर्ड खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उनकी एज ए responsibility है, अथॉरिटी लेकिन- आपके कंसर्न्स तो होंगे। हम कंसर्न हम डिस्कस भी करते हैं, हम बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते हैं कि ऐसी चीजों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और डिफरेंट बोर्ड्स क्या कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूं कि एक फॉरेन बोर्ड का पेपर लीक हो गया, मैथमेटिक्स का पेपर। अच्छा जी। यस, अभी उसके हमने उनको भी खत लिखा है कि क्या इसके पीछे मुहर्रिकात है। इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन फिर जाहिर है उस पर हम बैठते हैं, उसके बाद उसके सोल्यूशन निकालते हैं। आपका काम थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये अच्छा, आप ग्रेस मार्क्स से मुतालिक भी आप लोगों का कोई फैसला हुआ है आपकी जो कराची में होने वाली मीटिंग है? अब ये ग्रेस मार्क्स क्या है, इनका मकसद क्या है, स्टूडेंट्स पे इस पे इनका क्या असर पड़ेगा? असल में हुआ ये कि ग्रेस मार्क्स तो पहले भी थे, अच्छा। लेकिन उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा कुछ और नंबर दे रहा है, सिंध कोई और दे रहा है, फेडरल बोर्ड कुछ और दे रहा है कि कोई 5 नंबर देता था, कोई 1% करके 11 नंबर देता था। अभी हमने एक यूनिफॉर्म डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स 7 नंबर देंगे मैक्सिमम। अच्छा, 7 नंबर। अगर फर्ज करें एक बच्चे ने एक पेपर में 33 लिए हैं तो 7 नंबर लेके वो 40 करके पास हो जाएगा वो। तो वो अब पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म हमने एक डिसीजन किया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपके जो इनिशिएटिव्स हैं, जो काम आप कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी करे और हमारे जो हालात हैं खासतौर पे एजुकेशन सिस्टम के वो बेहतर हो जाएं। बहुत शुक्रिया मल्ला साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एहसन चिश्ती पाकिस्तान के मशहूर गुलकार हैं, वो हमारी आज की सुबह की सोच के मेहमान बने हैं। सुबह की सोच के मेहमान यंग गुलकार हैं, यंग गुलकार, उनको खुशामदीद भी कहेंगे। अपनी सुरीली आवाज़ और दिलकश परफॉर्मेंस की बदौलत सबका दिल जीत लेते हैं वो वैसे। और एहसन चिश्ती मौसीकी की दुनिया में एक नए सिंगर हैं, उनको खुशामदीद कह लेते हैं मेरे ख्याल में। चिश्ती साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा कैसा जा रहा है आपका इनिशियल सफर? इनिशियल सफर तो काफी मुश्किल होता है, लेकिन आपकी जो आवाज हमने सुनी उसमें सुरीलापन भी है, दर्द भी है और तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स आपकी आवाज में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब इनिशिएटिव लेना होता है किसी भी चीज में, चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता स्ट्रगल तो फिर करनी पड़ती है, तो अभी हम स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं। स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा अपनी मजीद परफॉर्मेंसेस के हवाले से आप किस किस्म का गाना गाते हैं? मैं ज्यादातर गजल गाता हूँ,
ठीक है, पॉप सिंगिंग करता हूँ और सूफियाना कलाम भी गा लेता हूँ। अच्छा, ये तो बड़े ही इस मुश्किल होता है तरीके के। सूफियाना कलाम गाना या कोई क्लासिकल किस्म की सिंगिंग करना, तो आपने फिर सूफी सिंगिंग, सूफी सूफी सिंगिंग सिंगिंग, करता हूँ। ठीक है, सूफी सिंगिंग। तो इंस्पिरेशन किससे लिया आपने? इंस्पिरेशन मेरे 2-3 सिंगर जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं पाकिस्तान के, जो हैं एक मुस्तफा जाहिद। अच्छा अच्छा, मुस्तफा जाहिद साहब। और जी, मुस्तफा जाहिद है, और एक इंडिया का सिंगर है खान साहब नाम। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। और आप ये बताइएगा कि आपको गजलों का शौक है, तो गुलू में रंग भरे, इसके हवाले से कुछ हमें गुनगुना के बता सकते हैं आप? जरा सुने हम भी मेहदी हसन की आवाज में, आप किस तरह गाते हैं? मेहंदी हसन की मैं आपको एक और गजल सुनाता हूँ। जी, मैं जी। पोस्ट जरूर करता हूँ। जरूर जी जी, जरूर। प्लीज प्लीज। ठीक है। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, आहा, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, वाह, मैं होश में था, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना वो मेरा वो मेरा वो मेरा वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खूब असल मुझे ये सुर- बताइएगा कि ये बहुत जो सुर हैं आपने किसी से सीखे? क्योंकि आपकी आवाज भी बड़ी सुरीली है और मुझे आपके सुर भी काफी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं, मतलब आपकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा है। जी जी बिल्कुल, ये मेरी प्रैक्टिस काफी सालों से चलती आ रही है। अच्छा अच्छा, कुछ बाय बोर्न भी होता है, ये गॉड गिफ्टेड भी होता है, कुछ कुछ सीखने से भी आता है, कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, कोई अल्लाह शक ताला की ताई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ना आप अभी कोई अपने किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? जी जी, मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं डिफरेंट ट्रैक्स वगैरह बनाता रहता हूँ। अच्छा, ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड करता रहता हूँ। जो मैं जिस 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 गाने से भी मैं इंस्पायर होता हूँ आजकल के दौर के, वो मैं उसको ट्रैक बना लेता हूँ। अच्छा, अपने कोई कलाम तो जो मेरा आपने बनाया अभी तक ऐसा, उसका अगर कोई अंतरा आप हमें सुना सके तो डेट विल बी वेरी वेरी गुड। हमारी जो सुनने वाले हैं वो भी खुश हो जाएंगे। सर ठीक है, लेकिन मैं खुद लिखता नहीं हूँ, मैं राइटर नहीं अच्छा। हूँ। मैंने अभी तक अपना कोई भी नहीं ऐसा बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस्ताद आपका कौन है? मेरे उस्ताद का नाम आसिम अली। आसिम अली ठीक हो साहब गया, आपके उस्ताद सही हैं। हो गया। अच्छा, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बहुत सारे आई होप्स हो के हमारे यूथ में खास तौर पे होंगे लोग जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, खास तौर पे सूफी सिंगिंग की तरफ, लेकिन आप उनकी मोटिवेशन बन सकते हैं। तो इफ यू वांट टू गिव देम एनी मैसेज, यू मे प्लीज। जी ठीक है, इसमें ये है कि पहले सीखें थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्लेटफॉर्म्स की कमी है, आपको पता है पाकिस्तान में इस लिहाज से। तो थोड़ा सा सीखें पहले, ठीक है, फिर आप जब प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आए तो आपको उसकी पजीराई मिले, ठीक है, आपको मोटिवेशन मिले, ताकि जब आपको लोग सुने तो आपको उनसे इनके प्रे वगैरह मिले, उनसे पजीराई मिले। आप बिल्कुल थैंक ऐसा यू, ही है। थैंक यू वेरी ऐसा- मच एहसन, थैंक यू वेरी मच। प्रिया, आपका ऐसा हमें ज्वाइन करने के लिए नाज़रीन एहसन से हमने आपकी मुलाकात करवाई एंड आई होप सो कि आपको अच्छी लगे हो, अच्छा लगा होगा उनसे मिलके। और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी भी फील्ड में आते हैं तो हम लोगों को पहले उस हुनर को सीखने की ज़रूरत होती है, तभी हम लोग अपना लोहा मनवा सकते हैं। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं स्क्वॉश की दुनिया का एक उभरता हुआ खिलाड़ी। क्योंकि जब उभरा हुआ मैंने बोला तो इस वजह से कि इन्होंने 37 साल बाद पाकिस्तान को वो खुशी दिलवाई जो कोई भी और खिलाड़ी नहीं दिलवा सका। और हमजा खान, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जितवाई थी। इसके अलावा कई टाइटल्स हमजा जीत चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हमजा खान। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। हमजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी हमजा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही। चलें, ठीक हो गया। अच्छा हमजा, आपने पाकिस्तान को 37 साल के बाद जो है वो वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जितवाई थी, उसके बाद से आपको मंजर आम पे हमें नजर नहीं, क्या वजह है? पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। जी जी। और असल में बात ये है कि 37 साल बाद मैं जीता था पाकिस्तान के लिए। मैंने उसके लिए काफी मेहनत की थी और किसी को पाकिस्तान में किसी को उम्मीद भी नहीं थी और सपोर्ट भी नहीं थी इस वक्त। तो अभी इसलिए जी हमजा। हेलो जी हमजा, बताइएगा, हम सुन रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, लाउड एंड क्लियर। आप कंटिन्यू करें प्लीज। आवाज नहीं आ रही हमजा, आपको आवाज नहीं आ रही है? हेलो, चलें जी, हमजा की आवाज का जो इशू है उसको फिक्स करके दोबारा आते हैं हमजा की तरफ। और ये देखें हसन, कितना अफसोसनाक है कि एक हमारे प्लेयर ने, खिलाड़ी ने, रिप्रेजेंटेटिव ने, एथलीट ने, स्पोर्ट्समैन ने, किसी ने भी 37 साल के बाद हमें ये टाइटल दिलवाया, स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप वर्ल्ड, वो उन्होंने जीती थी। और कदर कर रहे हैं हम एक बार। नहीं, हमने हमजा की बड़ी कदर की है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग जब हमजा जीत के आए थे, मैं वहाँ पे गया था, उस वक्त स्क्वॉश फेडरेशन ने इनके एजाज में एक निजी होटल में सेरेमनी भी रखी थी। और उसके बाद हमजा बहुत ज़्यादा बिजी थे। हमजा ने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की, फिर आर्मी चीफ से मुलाकात की, एयर चीफ से मुलाकात की, क्योंकि स्क्वॉश एयर चीफ के अंडर आती है। सो तमाम तरह चीफ से, सीएम से उसने मुलाकात भी की, फिर बहुत सारे लोगों ने इनाम भी दिया। और हमजा वो वाइड प्लेयर हैं जो कि इतनी यंग एज में 2-3 बड़े बैंक्स के कमर्शियल भी कर रहे हैं। सो पर्दे में गायब होने की बेसिक वजह ये है ना कि बेसिकली उसके बाद कुछ जीता नहीं है। सो अब वो हमजा वापस आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप जिस तरह बहुत सारे इवेंट्स खेलते हैं, तो अब अगले आपके टारगेट्स क्या हैं? एकदम से वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बनने के बाद आप कहाँ पे गायब हो गए? हाँ, और अभी अरशद नदीम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है हमारे सामने, अब बल्कि उनके भी एड्स वगैरह जो जरूर हाँ, वो तो अब सुपरस्टार हो गए ना। उन्होंने, उनकी जो नेट वर्थ है वो आई थिंक सो कोई 60 करोड़ तक पहुंच चुकी है। वाओ। और ये 85 लाख थी एक महीना पहले, है ना? एक महीने में 85 लाख से कितना बताया? 60 करोड़ बताया। ओह माय गॉड, दैट्स ह्यूज। एग्जैक्टली। और जो उनके फॉलोअर्स थे तकरीबन 50 या 100 के दरमियान थे, अब वो 1 मिलियन टच कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ, वो तो अच्छा, वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स का वाकई ऐसे सीन होता है कि एक ही दिन के अंदर, एक ही रात में आपके फॉलोअर्स ज्यादा टॉक इन टाउन बनते हैं तो exactly. बानो भट्ट उस रोज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी थी और उनके फॉलोअर्स के साथ भी ऐसे ही हुआ। और जैसे ही उनकी वीडियो वायरल हुई, पता चला कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। और जो उनकी फाइट थी उससे मुतालिक जैसे ही वो वीडियो रिलीज हुई थी तो बानो भट्ट एकदम was the star of this entire nation. वो सुना है ना, पीछे पीछे टुर दी है फेम आजकल, है ना? पंजाबी सॉन्ग है, I know. बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आप कुछ कारनामा करते हैं, चाहे पाकिस्तान के लिए करें या फिर आप किसी भी सिंगिंग में कुछ करें, आप ड्रामा में कुछ करें, जिस तरह परिजाद एकदम आए, मशहूर हो गए, इस तरह बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। फिर एक वो लड़की थी जो आई और जिसने कहा ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, वो पार्टी भी सेलिब्रिटी बन गए। having some hundreds of followers. और रात मैंने खुद भी उनको बल्कि फॉलो किया था जब मैं देख रही थी कि क्या व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स कुकिंग, तो वो एकदम से ऐसे अकाउंट ऊपर गया था। नाउ शी इज डूइंग सम फिल्म्स एज वेल, आई गेस। एग्जैक्टली, फिल्म्स कर रही हैं। उसके बाद वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं बहुत सारे ब्रांड्स की, हमने उनको पीएसएल में भी देखा है। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी के साथ वो एसोसिएटेड थी। सो ये किस्मत की देवी है जो चंद लोगों पे मेहरबान होती है, लेकिन हमजा पे भी ये मेहरबान है और अरशद नदीम पे भी, क्योंकि इन्होंने वो किया है जो कोई और पाकिस्तानी कर नहीं सका। अच्छा, क्रिकेट टीम में अगर इस तरह का मैं नाम आपसे पूछूं जो रातों रात ऐसे ऊपर गया हो, रात हुई हो, सुबह कुछ और हुआ हो? एक जमाने में जब 2020-21 में बाबर आजम इमर्ज हो रहे थे तो वो कुछ भी नहीं थे, उनको मतलब बड़ा इतना मतलब हाईली रेट नहीं किया जाता था। एकदम से आए, उन्होंने सेंचुरीज बनाई, फिर पाकिस्तानियों ने उनको कंपेयर करना स्टार्ट किया विराट कोहली से, और ऊपर से जो उनकी फॉर्म थी ना
वो भी बिल्कुल क्रूज कर रही थी, वो सेंचुरी पे सेंचुरी बना रही थी। तो मैंने खुद देखा है, आंखों देखा हाल है। तो बाबर आजम के कोई 50-60 हज़ार फॉलोअर्स होते थे फेसबुक पे और इंस्टा पे इसी तरह, तो वो एकदम से मिलियंस में पहुंचे और अभी तो वो इस वक्त शाहिद अफरीदी को क्रॉस कर चुके हैं। फिर हारिस रऊफ की भी जो पर्सनल लाइफ अगर देखी जाए मेरे मुताबिक, तो वो भी बिल्कुल ही एक अलग फील्ड में थे, कुछ और थे, और एकदम से जैसे वो आए वो सुपर हिट बन गए, एक प्लेयर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा नाम बना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हारिस रऊफ पहले टेप बॉल खेलते थे। हारिस रऊफ का जो नाम था वो हारिस इस्लामाबादिया था। सिर्फ ये नहीं है कि इस्लामाबादी, बल्कि इस्लामाबादिया था। और वो पूरे पाकिस्तान में जाके खेलते थे। बड़े तेज बॉलर थे टेप बॉल के, कभी कभार विकेटें भी उड़ाते थे, छक्के वहां पे भी लगते थे उनको। हमारे जो आजकल के भी प्लेयर्स हैं टेप बॉल के, तैमूर मिर्जा हो गए, खुरम चकवाल हो गए, ये उनको बड़े छक्के लगाते थे, लेकिन ये उनको आउट भी करते थे। और उसके बाद हारिस को जब लाहौर कलंदर ने उठाया तो फेम की इंतहा उरूज पे पहुंची है। उनको बिल्कुल कोई शक नहीं है, और अच्छी फेम, जस्टिफाइड फेम भी रही वो हारिस रऊफ की। अगर बात करें पाकिस्तानी अब बुरी हो चुकी बॉलिंग गोल, यस मैं वही कहने लगी कि उस दुनिया में हमारी दुनिया सहाफत होती है, उनकी दुनिया खेल होती है, तो उसमें एक अच्छा नाम रहा उनका। वो अलग बात है कि अब हमारी क्रिकेट टीम से हम अपनी उम्मीदें वाबस्ता नहीं करते, जैसे मैंने कल भी कहा था। ठीक हो गया, हमजा आ चुके हैं फाइनली जी। इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन करवाई हमजा ने। हमजा, आपको अब आवाज आ रही है, सब चीजें क्लियर है? जी जी, अभी आ रही है। जबरदस्त जी। हमजा बताइएगा, जो बेसिकली निम्रा आपसे पूछना ये चाह रही थी कि 37 साल बाद आपने एक टाइटल जीता, लेकिन उसके बाद कोई उस तरह की जीत हमें नहीं मिल सकी आपकी तरफ से, तो क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? जी, असल में ये है कि मैं जो 37 साल बाद जीता, ये एक जूनियर टूर्नामेंट था, वर्ल्ड चैंपियनशिप था जूनियर का। तो अभी मैं रिसेंटली सीनियर हो गया हूँ, तो सीनियर में पहले एकदम परफॉर्मेंस इस तरह नहीं आती। मैं अभी गया था लंदन ओपन के लिए, जिसमें मैंने फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, जेम्स विलस्ट्रॉप। तो अभी विलस्ट्रॉप को हराया, मैं फाइनल नहीं जीत सका, लेकिन मैंने उसमें वर्ल्ड नंबर 35 को हराया, 45 को हराया। मैं खुद था वर्ल्ड नंबर 500, मैंने उसमें वर्ल्ड नंबर 35 और 40 को हराया। तो एक बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक हो गया। अच्छा हमजा, ये भी बताइएगा कि इस दफा की जो वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप थी उसमें आप आउट हो गए, ये क्या वजह थी? क्या कोई मुकाबले टफ थे या फिर ट्रेनिंग में कोई फुकदान था? जब मैंने लंदन ओपन खेल कराया तो मुझे उधर इंजरी हो गई थी, हैमस्ट्रिंग इंजरी। तो अच्छा उसमें मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। तो फिर मैंने फेडरेशन को कहा भी कि मुझे रेस्ट चाहिए। ना मेरे पास कोई अच्छा फिजिकल ट्रेनर है, ना मेरे पास फिजियो है। मैं अकेला ही मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे वालिद कर रहे हो, मैं खुद अकेला कर रहा हूँ। तो इस तरह किस तरह आप खुद ठीक हो गया। अच्छा हमजा, आप आजकल क्या कर रहे हो? किस टूर्नामेंट की प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, उसके बारे में भी बताओ प्लीज। अभी इंशाल्लाह मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ फ्रांस के लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें मैं अच्छा रिजल्ट दूं और मुल्क का नाम रोशन करूं फ्रांस में। अच्छा हमजा, आपने वालिद साहब का जिक्र किया। नियाज साहब को हम बड़े जानते हैं और आपसे तब भी मुलाकात हुई थी हमारी जब आप स्क्वॉश इवेंट जीत के आए थे, और उस वक्त तो क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद आर्मी चीफ आगे पीछे आप थे, इस वजह से इंटरव्यू नहीं हो सका था। वालिद साहब की मेहनत कितना ज्यादा, मेरा ख्याल है कि उसका बहुत ज्यादा अमल दखल है आपकी इस तमाम तर सक्सेस के पीछे। स्क्वॉश मुझे बाबा ने स्टार्ट कराई। बाबा मेरे बेसिकली इस्लामिया कॉलेज की कैप्टन रह चुके हैं, तो उन्हीं को देखकर मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की। तो फिर बाबा ने मुझे अंडर 11 का फाइनल जितवाया, उसके बाद 13, 15, फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन कैंप में चला गया। तो अगर मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, मैं अपने वालिद को जाता हूँ, वालिद प्लस कोच। ठीक हो गया। अच्छा हमजा, आपने अपने करंट प्रोजेक्ट के बारे में तो बताया, उस प्रोजेक्ट के अलावा आपके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एंड व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर? इंशाल्लाह फ्यूचर में ये कि अभी स्क्वॉश ओलंपिक में हो गई है 2028 में लॉस एंजलिस में। तो इंशाल्लाह उसके लिए अगर मुझे सपोर्ट मिले और सही तरह मैं मेहनत करूं तो इंशाल्लाह मैं जिस तरह 37 साल बाद मैं जीत कर लाया, तो मैं इंशाल्लाह वो भी जीत सकता हूँ ओलंपिक में। अच्छा हमजा, ये भी बताइएगा कि आपने क्योंकि 37 साल बाद जब चैंपियनशिप जीती, उसके बाद इनामात के भी ऐलान हुए, फिर बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हुई, लेकिन अभी आप गिला करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको उस तरह से फैसिलिटीज नहीं मिल रही। तो इसकी क्या वजह है? क्या अगर हमजा खान को फैसिलिटीज नहीं मिल रही तो फिर आम आदमी को किस तरह मिल सकती है स्क्वॉश में? असल में सब ने मुझसे बड़े वादे किए। अभी देखे मैं टिकट्स, मुझे अभी आर्मी सपोर्ट कर रही है टिकट्स में।
तो 1 साल मुझे अभी आर्मी ने सपोर्ट किया। उसके बाद अब मैं कोई इस तरह और जरिया नहीं है कि मैं टिकट्स, अभी मेरे टिकट्स था 8,55,000 रुपए का एक टिकट था यूएस का। अच्छा। रिटर्न ओके जो सीजन में गया, तो अगर फूड और अकोमोडेशन के साथ मिला के तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए ये होता है। तो अभी जिस तरह मुझे वजीर आजम साहब ने 1 करोड़ रुपए दिए, तो उसमें मेरा 20% टैक्स कटा है। हाँ, ठीक हो गया। ठीक। अच्छा हमजा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली है कि आप जिस तरह अभी बात कर रहे थे, ठीक है टिकट तो पाकिस्तान आर्मी भी कर देगी, इवन आपके जो एयरफोर्स वाले वो भी कर सकते हैं एट सम स्टेज, लेकिन ये जो तमाम तर चीजें इनको फुकदान के बावजूद भी जब हमजा खान जीत के आते हैं तो ऑनरशिप लेने के लिए सारे फ्रंट पे खड़े होते हैं, उस वक्त फिर आपको फील होता होगा ना कि मेहनत तो मैंने की और ऑनरशिप सब ले रहे हैं। मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मुझे किसी तरह कोई भी सपोर्ट नहीं था। मैं अकेला गया, अकेला मैंने मेहनत की, मेरे बाबा साथ थे, उन्होंने कहा बेटा आप कर सकते हो, बस सिर्फ फोकस रहो। तो बस मैंने उसी पे काम किया, और जिस तरह मैं जीता था कि मुझे खुद भी नहीं पता था। अब कोई मेरे एक वीडियो डाल रहा है, दूसरी वीडियो उठा के डाल रहा है कि ये मेरा है। अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये कौन है। तो हमजा अभी आप फिर क्या कहेंगे गवर्नमेंट से या किसी से भी जो जिसको आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको आपको सपोर्ट करने के लिए? सपोर्ट में मुझे सिर्फ टिकट्स का इशू आता है, जिधर अगर मुझे इंशाल्लाह टिकट्स और मेरी अकोमोडेशन और ये सब चीजें मेरी फ्री हो गई तो इंशाल्लाह मैं जहनी सुकून में आ जाऊंगा। लेकिन अभी हमारा ये होता है कि हमारे वीजे को खुद टेंशन लेते हैं। टिकट्स ये होता है कि कौन देगा, ये देगा या नहीं देगा। तो बाबा 1-2 टिकट्स दे देगा, उसके बाद मुश्किल है क्योंकि काफी टफ हो जाता है। अच्छा हमजा, आपका भी ताल्लुक नवाकली से है, वहां पे तो स्क्वॉश के बहुत बड़े बड़े नाम पैदा हुए, तो क्या हम मुस्तकबिल में उम्मीद लगा सकते हैं कि जो काम जानशेर खान ने किया, जहांगीर खान ने किया, वो काम एक बार फिर वो कारनामा हमजा खान सर अंजाम देंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अभी किसी को नहीं पता था कि मैं 37 साल बाद जीत कर आऊंगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह जहांगीर खान, जानशेर खान और इनकी तरह इनसे बड़ा नाम कमाऊं अपने मुल्क में। ठीक हो गया, नाम भी आप कमाएंगे। और ये भी बताइएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है, और जो फुकदान के बावजूद भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें क्या अपने आप को आप 100% फिट समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल इवेंट्स में आप कम्पीट कर सकते हैं? अभी फिलहाल मैं खुद को तकरीबन कोई 30% मैं फिट हूँ, क्योंकि मेरी इंजरी अभी रिकवर हुई है और मैं पे काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह। अच्छा, इस इंजरी का रीहैब प्रोसेस आपके घर में ही चल रहा है या कि हॉस्पिटलाइज भी आप हुए थे? ये घर में नहीं, ये यहाँ पर हॉस्पिटल है, तो मैं उधर जाता हूँ रेगुलर। अच्छा, उधर जाते हैं। सही फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द पीपल वाचिंग? जी, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? बस मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, बस सिर्फ सपोर्ट। और मैं प्राइवेट स्पॉन्सर्स को वो दरख्वास्त देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, इस तरह और स्पोर्ट्स को भी तवज्जो दें। अगर इंशाल्लाह आप स्क्वाश को देखें, स्क्वाश में इतना टैलेंट है, मैं खुद भी देखता हूँ। मैं न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं हमें देखते हैं, हमसे सीखते हैं, तो मैं उनके साथ मैं खुद भी जाके खेल लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का जो झंडा एक बार फिर लहराए और मुल्क का नाम रोशन हो। ठीक हो गया हमजा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हमजा की गुफ्तगू, आप हमारी भी गुफ्तगू थ्रू आउट द प्रोग्राम आपने सुनी है। ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।